हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है, जोश में है। सो जी हाँ, एक नया पार्ट आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हम बात कर चुके हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, जिसमें कि हमने लेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज एक नया पार्ट में लेके आया हूं और एक नए पार्ट में आज हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में और देखेंगे कि किसी भी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले बात जो हमसे पूछी जाती है वो ये है कि भाई प्रिज्म होता क्या है। तो क्या है प्रिज्म? लेंस की जो डेफिनेशन दी थी वैसे ही कुछ प्रिज्म के लिए भी होता है। लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, जिनमें से एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड हो जाए। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी कर्व्ड, जिनमें से कोई एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। वैसे ही कुछ डेफिनेशन आज हम प्रिज्म के लिए भी डिफाइन करेंगे। सो प्रिज्म भी क्या है? इट्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। जैसे आप देख सकते हो प्रिज्म में हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। तो एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपकी ये वाली हो जाएगी, है ना, और एक दूसरी वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो ये वाली है। तो एक प्रिज्म क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंडेड है। देखो यहां पे मैं बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसमें हम किसी भी पार्ट को कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो हमें दो साइड ही चाहिए यहां पे भी, ठीक है। तो बाउंडेड बाय सरफेसेस विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर। तो यहां पे देख रहे हो आप लोग, यहां पे ये दोनों सरफेसेस आपस में इंक्लाइन है किसी एंगल पे। इस वाले में देखो, या तो आप इन दोनों सरफेसेस को कंसीडर कर लीजिए, या फिर आप इसको या फिर इसको कंसीडर कर लीजिए, या फिर आप इस वाली सरफेस को और इस वाली सरफेस को कंसीडर कर लीजिए। यानी कि आपको दो ही सरफेसेस से काम चल जाएगा प्रिज्म में। तो यहां पे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के लिए हमें दो सरफेसेस चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि टू सरफेसेस इंक्लाइन टू ईच अदर। ठीक है, वैसे तो तीनों के तीनों सरफेसेस यहां पे इंक्लाइन है, लेकिन हां बोलने वाली बात यही है कि दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनानी चाहिए। ठीक है, समझते हो ना प्रिज्म के बारे में? ये डेफिनेशन होगी, अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम हुज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आर नॉट पैरेलल बट इंक्लाइंड टू ईच अदर। इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल नहीं है। तुम पहले देखते थे एक ग्लास स्लैब का केस आता था, पहले जब तुम देखते थे तो एक ग्लास स्लैब का केस आता था, ऐसे ऐसे रिफ्रैक्शन होता था यहां पे और ऐसे जाता था। तो ग्लास स्लैब में क्या होता था? जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन से वाले हैं? सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, ये दोनों क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो किसी भी ग्लास स्लैब में, स्लैब की बात करें तो स्लैब में जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो पैरेलल थे। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो पैरेलल थे, लेकिन प्रिज्म में जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो इंक्लाइन होते हैं। मान लो इसी ग्लास स्लैब में, ये तो रिफ्रैक्शन वाला एक्शन हो जाएगा, ग्लास स्लैब का एक्शन हो गया ये तो, है ना। अगर लाइट यहां से घुसती है पहले सरफेस से, रिफ्रैक्ट होकर दूसरे सरफेस से निकल जाती है, तो ये तो एक ग्लास स्लैब का एक्शन हो गया। इसी में अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार सपोज करो कोई लाइट ऐसे आई, रिफ्रैक्ट हुई और यहां से चलेगी। देखो भाई यहां से जाने का क्या मतलब होता है इसका, वो समझते हैं थोड़ा सा। अगर कोई लाइट रे पहले सरफेस से आती है और ये वाली सरफेस कौन सी वाली? थर्ड वाली, है ना, यहां से वापस बाहर निकल जाती है, तो ये प्रिज्म एक्शन कहलाता है हमारा। क्या कहलाएगा? प्रिज्म एक्शन। क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो जो हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है वो 1 और 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये रे नंबर 1 है, ठीक है, और ये रे नंबर 2 है, तो आप देख सकते हो पहली रे आई और दूसरे सरफेस से बाहर निकली, सच दैट पहला सरफेस और दूसरा सरफेस पैरेलल है। तो ये तो आपका ग्लास स्लैब का एक्शन हो गया यहां पे, है ना, ग्लास स्लैब ने अपना काम किया है। लेकिन मान लो कोई लाइट रे ऐसे पहली वाले सरफेस से एंटर करती है और थर्ड वाली सरफेस से बाहर निकल जाती है, तो ये प्रिज्म एक्शन है यहां पे। जैसा आप देख सकते हो कोई लाइट एंटर करी पहले सरफेस से और वो थर्ड वाले सरफेस से बाहर निकल गई। अगर वो दूसरे वाले सरफेस से बाहर निकलती तो ये ग्लास स्लैब का एक्शन हो जाता, बट क्योंकि उसने एंटर पहले सरफेस से किया, बाहर निकल गई थर्ड सरफेस से। पहला सरफेस और थर्ड सरफेस एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है कि नहीं है? पहला सरफेस और थर्ड सरफेस क्या वो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है कि नहीं है? इंक्लाइन है ना,
कितना एंगल है यहां पे, दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा मान लीजिए इसको, अभी आगे चल के बताऊंगा कुछ और बोलते हैं इसको, अभी मान लो थीटा। लेकिन पहली सरफेस और दूसरी सरफेस में अगर मैं इंक्लिनेशन पता करता तो मुझे कोई इंक्लिनेशन नहीं मिलता, बिकॉज ये पैरेलल थे। तो ये बात का ध्यान रखो, प्रिज्म की डेफिनेशन के लिए हमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस चाहिए जो कि एक दूसरे के साथ इंक्लाइन होते हैं। समझते हो बात को? तो हमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस चाहिए जो एक दूसरे के साथ इंक्लाइन है, तो वो आपका प्रिज्म वाला एक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइन नहीं है बल्कि एक दूसरे के पैरेलल है तो वो प्रिज्म का एक्शन शो नहीं करेंगे। फिर तो एक ग्लास स्लैब भी आपका प्रिज्म एक्शन शो कर सकता है, एक ग्लास स्लैब प्रिज्म एक्शन शो कर सकता है अगर लाइट पहली सरफेस से जाए और तीसरे से बाहर निकल जाए तो। ठीक है, याद रहेगी बातें पक्का ना? तो ये सब बातें नोट करना चाहो तो तुम नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रिज्म क्या है उसकी डेफिनेशन यहां लिख दी है, डायग्राम के तौर पे ऐसा प्रिज्म बना देना तुम लोग भी। ठीक है, इसको जनरली अब आगे चल के जब डायग्राम्स में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, एक ट्रायंगल। बस प्रिज्म को जब तुम डायग्राम में बनाओगे तो ऐसा बना देना, बस काफी है ये भी समझाने के लिए। ये पहला सरफेस, इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस दूसरा वाला, दोनों इंक्लाइंड है किसी एंगल पे, इसको अभी बोलते हैं प्रिज्म एंगल। आगे चल के बताऊंगा अभी तुम लोगों को इसके बारे में और। ठीक है भाई, नोट कर लिए सभी ने, समझते हो ना तुम लोग ये सारी बातें? आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ बातें देख लेते हैं प्रिज्म से रिलेटेड। जैसे कि मैंने कहा था कि किसी भी प्रिज्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे बेस्ट यही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। तो भाई मान लो ये तुम्हारी इंसिडेंट रे गई, ये इंसिडेंट रे गई, ये पहले PQ वाले सरफेस का नॉर्मल है N और N डैश। PQ वाले सरफेस का नॉर्मल N और N डैश है। ये इंसिडेंट रे यहां से जाती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। मैं इसका पाथ बना देता हूं, मैं इस लाइट का पाथ बना देता हूं सो दैट तुम्हें पता चल जाए। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये बनती है एमर्जेंट रे। तो तुम देख सकते हो कि किसी भी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन हुआ है और रिफ्रैक्शन जब यहां पे हुआ तो तुमने देखा कि जो इंसिडेंट रे थी वो बेचारी कहीं और जा रही थी, बट क्योंकि प्रिज्म बीच में आ गया तो ये कहीं और चली गई, तो इसके रास्ते में डेविएशन आ गया। अरे ऐसे ही हुआ ना, अरे लाइट थी ये तो रास्ते से जा रही थी, है ना, मस्ती में एकदम, और उसके बाद क्या हुआ, प्रिज्म आ गया, प्रिज्म आने की वजह से इसने अपना रास्ता बदल दिया, रास्ता बदल के वो इधर चली गई लाइट रे। जाना कहां था? जाना तो सर यहां था, जाना वहां था, पहुंच यहां गए, यानी कि हम अपने रास्ते से भटक चुके हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको फाइंड आउट करनी होती है यहां पे वो होती है डेविएशन। तो सबसे पहली चीज जो आप यहां फाइंड करोगे दैट्स कॉल्ड द डेविएशन। तो प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन डेल से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, अब एक और बात समझना है, यहां पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये पहला सरफेस हो गया जहां पे इंसिडेंट रे गिरी थी, ये दूसरा सरफेस जहां से एमर्जेंट रे बाहर निकल गई। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के साथ इंक्लाइन होते हैं विद सम एंगल नोन एज द प्रिज्म एंगल। तो यहां पे ये जो ए लिखा हुआ है, इस ए को बोलते हैं प्रिज्म एंगल। तो जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइन होती है एक दूसरे के साथ, जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइन होती है एक दूसरे के साथ तो एक एंगल बनाती है जिसको प्रिज्म एंगल कहते हैं। यहां पे देख लो, QPR इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग एंगल और द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो इसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी कहा जा सकता है आपसे। डेल बोले तो डेविएशन हो गया, जाना था उसको सीधा, लाइट रे को जाना तो सीधा था, लेकिन प्रिज्म आने की वजह से रास्ता बदल गया तो डेविएशन हो गया डेल। डेल का रिलेशन अभी फाइंड आउट करेंगे। R1 R2 क्या है भाई? ये इंसिडेंट रे है, I बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर इसका रिफ्रैक्शन हो गया, पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो R1 बोले तो रिफ्रैक्टिंग एंगल है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोल लो या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस बोल लो, R1 हो जाता है। फिर ये लाइट रह गई, दूसरे सरफेस से टकराई, टकराते टाइम पे नॉर्मल से जो एंगल बनाया वो R2 हो जाएगा, और जब वो लाइट रे बाहर निकल जाएगी तो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ E बोले तो एमर्जेंस एंगल,
या फिर जैसे इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हो, तो इसको एंगल ऑफ एमर्जेंस कह देना। क्या है ये ई? एंगल ऑफ एमर्जेंस। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस। ये देख रहे हो तुम लोग, इमरजेंट ट्रेन है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। भाई जरा गौर फरमा के देख लेना, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे बहुत बेसिक बेसिक सी बातें करना चाहता हूं। अगर तुम जरा गौर फरमाओगे किस बात पे, कि यहां पे P एन डैश और ये क्या क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? क्या ये पार्ट आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट ये पार्ट P, इसको एक नाम दे देता हूं मैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज कॉल्ड X, दिस पॉइंट इज नोन एज Y। तो P X एन डैश Y P, तो यहां पे लिखेंगे P X एन डैश Y और P। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इंटीरियर एंगल में कौन कौन है सर? ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो कि बोलते हैं ए, अलावा इसके कौन कौन एंगल है सर? और कौन है? अच्छा एक बात बताओ मुझे एक बात बताना जरा, कि यहां पे अगर तुम देख रहे हो तो क्या तुम्हें कुछ फीलिंग आ रही है 90 डिग्री वाली? कहां पे सर? ये नॉर्मल है, ये प्रिज्म का वो पार्ट था, तो ये तो पूरा परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली ये पूरा पार्ट परपेंडिकुलर हो जाएगा। बोलो जी, सही बात है कि नहीं है ये? तो आपका प्रिज्म एंगल ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब क्लियर है यहां तक? तो कोई समस्या ही नहीं होगी, है ना? सो a प्लस 90 प्लस 90। अब यहां पे ये एंगल जो बनेगा उसको देखते हैं। देखा, ये ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोगों को, क्या मुझे में भी दिख रहा है कि मुझे ही दिख रहा है सिर्फ? ये मुझे एक ट्राइंगल दिखा, ये R1 वाली बातें, ये R2 वाली बातें, और ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। ये R1 है, ये R2 है, मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। क्या मैं बोल दूं ये एंगल को आप थीटा मान लो? हाँ बोल दो सर। तो a प्लस 90 प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो होता है, सम एंगल्स का सम होता है, वो 360 डिग्री होता है। सो a प्लस 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 90 प्लस 90 180 होता है, तो a प्लस थीटा जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 360 में से 180 माइनस करोगे तो 180 मिलता है। बात यह थी कि थीटा का क्या करें सर? थीटा तो बड़ा परेशान कर रहा है हम लोगों को। तो जरा एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोगों को, एक साइड R1 है, एक साइड R2 है, और एक तरफ है थीटा। एक साइड R1, एक साइड R2, और एक तरफ है थीटा। तो यहां पे R1 प्लस R2 प्लस थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 180 माइनस का R1 प्लस R2। सो ये वाली बातें थीटा की जगह बहुत अच्छे से लगती है हम लोगों को। सो थीटा की जगह लिखेंगे 180 माइनस का R1 प्लस R2। तो इसको यहां पे पुट करोगे तो रिलेशन पाओगे A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 वाला। देखो भाई, वैसे तो ये काम मेरा नहीं था, बट कोई बात नहीं, थोड़ा भावनाओं में बह गया, इसलिए मैं तुम्हें बता दी ये वाली बात। बाकी ये डेरिवेशन वाला पार्ट है, तुम्हें तो पता है ना, डेरिवेशन सत्यम सर करा रहे। देखो भाई, हम तीनों लोग लगे हुए हैं बिल्कुल पूरे जोश के साथ में कि तुम्हारा ये जो टर्म 2 का पार्ट है कंप्लीट करा दें। एंड पता है ना, हर कोई एक पार्ट लेके चल रहा है और तुम्हारी चीजों को क्लियर करने में लगे पड़े। ठीक है, तो अगर तुम्हें डेरिवेशन देखनी तो सत्यम सर हैं। कॉन्सेप्ट्स को अगर डिटेल में पढ़ना है तो डेफिनेटली अभिनव सर बहुत हेल्प कर रहे हैं इस चीज में, और वन शॉट तो मैं तुम्हें करा ही रहा हूं ताकि तुम्हारा जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाए जो भी तुमने पढ़ा है। तो ठीक है, तो ये डेरिवेशन वाला पार्ट ये तुम्हारे लिए, देखो मेरा काम नहीं था, बट ठीक है, थोड़ा भावनाओं में बह के मैंने करा दिया, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखूंगा इस बात का।
तो हमें फाइंड करना है डेविएशन। तो पहला जो टास्क हमें मिलता है प्रिज्म में वो होता है डेविएशन का। ये लाइट जा रही थी, जाते जाते अपने रास्ते से भटक गई, भटकने के बाद कहां गई, तो भाई कहां गई, वो यहां चली गई। कितना एंगल भटके हो अपने रास्ते से, दैट इज गिवन बाय डेल। डेल का जो रिलेशन होता है वो ये होता है। अब इसी डायग्राम से ये रिलेशन भी तुम्हारे सामने आ जाएगा, बट अभी मैं वो रिलेशन को नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर से हमारा बहुत टाइम चल जाएगा और हमारा रिवीजन नहीं हो पाएगा। बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता है, पता नहीं क्यों ऐसी दिक्कत है थोड़ी सी, है ना। तो भाई देखना जरा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। अरे बोलो, ये आई है तो यहां पे सॉरी दिस वर्ड विल बी योर आई। ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, पर ये तो सर R1 भी आ रहा है बीच में, तो रुको जरा सबर करो, R1 को अभी हटा देते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे गई यहां से, ये एंगल R1 बनाया, मैं बोल रहा हूं पूरा का पूरा एंगल जो है वो I है। सिमिलरली यहां पे ये R2 एंगल बनाया, मैं बोल रहा हूं पूरा का पूरा एंगल E है। तो ये जो छोटू सा एंगल बचेगा, दिस पार्ट, इट्स योर I माइनस R। अगर मैं सिर्फ इतने से एंगल की बात करूं, इतने से एंगल की बात करूं, तो इस एंगल को लिखा जाता है, यहां पे लिखता हूं I माइनस R1। सिमिलरली ये जो छोटा सा एंगल यहां पे बच रहा है इसको लिखते हैं E माइनस का R2। देखो मेरे पास तो जगह नहीं बची थी इसलिए मैंने बता दिया। ये I माइनस R1, ये E माइनस R2 और ये डेल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल होता है। भाई एक प्रॉपर्टी तो पड़ी होगी, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो I माइनस का R1 प्लस E माइनस का R2 इज इक्वल्स टू डेल होता है। तो डेल का एक रिलेशन आ जाता है यहां से, इट कम्स आउट बी I प्लस E माइनस में R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 हमारा A के बराबर है, पुट करोगे तो भाई डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, अगर कोई फॉर्मूला पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला लाके रख देना उसके सामने। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, E क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, A क्या है, प्रिज्म एंगल है सर ये। तो ये है कहानी पूरी डेविएशन की। बट देखो यार, मेरा काम बस ये था कि मैं तुम्हें ये फॉर्मूला दिखा दूं और एक बार तुम्हारी दिमाग में सारी बातें बिठा दूं। तो क्या तुम्हारी दिमाग में सारी बातें बैठ गई? अरे बैठी ना, फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। और ऐसे ऐसे डायग्राम तुम बनाओगे तो डेफिनेटली तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर ऐसे डायग्राम नहीं बनाओगे तो नंबर थोड़ा कम मिलेंगे। तो चीजों को थोड़ा सा अच्छा हम सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आए। तो भाई डायग्राम बना के लेबलिंग जरूर कर लिया करो इन चीजों की। बाकी तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, तुम्हें नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी भैया, देख लो काम तो आएगा इसी। ये सब हो गया, बढ़े आगे, ओके चलो भाई। तो भाई आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से, अगले पार्ट पे आ जाते हैं, वेरिएशन ऑफ डेल, डेविएशन का वेरिएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जी हां देवी और सज्जनों, यहां पे I प्लस E माइनस A वाले फॉर्मूले से अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि जो डेविएशन है वो I के साथ वेरी कर रहा है। अरे I चेंज हो जाएगा तो E भी चेंज हो जाएगा, E चेंज हो गया तो डेफिनेटली सारी पिक्चर में परिवर्तन होगा। देखो A के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं करोगे ना, A को तो छेड़ नहीं सकते सर हम यहां पे। तो हमने बेसिकली बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बदल दें तो एंगल ऑफ इमरजेंस बदल जाएगा और डेविएशन भी चेंज हो जाएगा। सो कैसे रिलेशन होता है यहां पे, वेरिएशन ऑफ डेविएशन विद वर्सेस I शोन इन द फिगर। यहां पे डेविएशन के ऐसे दो एंगल है, सुनना यहां पे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया क्या, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऐसे दो वैल्यूज है जिन पे सेम डेविएशन मिल सकता है। ग्राफ जो इसका बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ग्राफ जो है बनता है कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप देख सकते हो किसी भी डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो वैल्यूज आ रहे हैं। हाँ तो यही तो बता रहे हैं। तो किसी भी डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो वैल्यू आएंगे। सिर्फ एक डेविएशन ऐसा है जिसके लिए इकलौता एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, सिर्फ इकलौता डेविएशन है ये जिसके लिए इकलौता एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और वो तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाए एंगल ऑफ इमरजेंस के। समझे बात को? तो ग्राफ याद रहेगा, तो ग्राफ याद रखना ऐसा एक साइड से बना देना। देखो नाइकी का साइन बनाना है तुम लोगों को, बस यहां से ऐसे करके। ये मत बोलना यार कटोरा मत बना देना तुम लोग ऐसे करके, बिल्कुल गलत ग्राफ हो जाएगा। ऐसे बनाना बिल्कुल नाइकी की तरह, है ना। हाँ
तो ये वाला कर्व रिप्रेजेंट करता है आपका वेरिएशन ऑफ द डेविएशन विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोल देना कि किसी भी दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन हो सकता है, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन हो सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पे एक सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन पॉसिबल है, वो है मिनिमम डेविएशन। तो डेविएशन मिनिमम कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस के। यही बातें मैं यहां पे लिख रहा हूं, इफ ई एंड आर आर इंटरचेंज देन वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ डेल बिकॉज ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ लाइट। यही तो बोल रहा हूं भाई, अरे यही तो बोला मैंने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो वैल्यू जिस पे सेम डेविएशन मिलेगा। पहला वैल्यू जब वो खुद की वैल्यू को शो करता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई के बराबर होगा तो आपको कुछ डेविएशन मिलेगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाएगा तो भी आपको सेम डेविएशन मिलने वाला है। यानी कि इफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लगा लो, यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने आई ले लिया तो आपको एक डेविएशन मिलेगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने ई ले लिया तो भी आपको सेम डेविएशन मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या होता है ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? बहुत सिंपल सी बातें हैं, मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूं इसके बारे में भी, शॉर्ट में समझाऊंगा, टाइम तुम्हारा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूंगा। ध्यान से देख लेना बस एक बार फटाफट से कि हमारे पास एक प्रिज्म है ये, और इस प्रिज्म में जब आप किसी लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होगा? उस लाइट का सर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब बोला यह जाता है कि अगर आपने इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि यहां पे ये जो पार्ट बन रहा है ठीक है, दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस विल बी योर R1, ये R2 हो जाएगा और ये E हो जाएगा। अब यहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलता है कि अगर लाइट को यहां से आपने भेजा है, रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो गई इधर, अगर मैं लाइट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, यानी कि लाइट को इस डायरेक्शन में भेज दूं विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर मैं लाइट को इधर से भेज दूं विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस E, तो लाइट जो है वो सेम पाथ को फॉलो करेगी और यहां से बाहर निकल जाएगी। लाइट उस केस में सेम पाथ फॉलो करती है और वापस इधर से निकल जाती है। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। बोला गया अगर आपने लाइट को इधर इंसिडेंट कराया है आई एंगल पे तो वो लाइट ऐसे जा रही है, अगर आपने लाइट के पाथ को रिवर्स कर दिया, यानी कि अगर आपने लाइट को इधर इंसिडेंट कराया सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू ई, तो उस केस में यहां पे ये एमर्ज हो जाती है, फिर लाइट बाहर निकल जाती है फॉलोइंग द सेम पाथ। हां, पाथ सेम रहेगा। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। पता है ना तुम्हें बात? तो भाई ये वाली बातें ध्यान रखना, यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो डेविएशन आपका एक वैल्यू दे सकता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ई हो जाए तो डेविएशन एक वैल्यू देगा। दोनों डेविएशन सेम रहते हैं भाई, यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने आई ले लिया या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने ई ले लिया तो आपको सेम डेविएशन मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको सेम डेविएशन मिल जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज यहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि अगर मैं लाइट के रास्ते को रिवर्स कर दूं तो वो सेम पाथ फॉलो करके चली जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि अगर मैं लाइट के पाथ को रिवर्स कर दूं तो सेम पाथ फॉलो करते हुए चली जाएगी। यहां पे समझे ना बात को? चलो भाई, तो ये वाली बात है। देयर इज वन एंड ओनली वन, बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकलौता ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जब डेविएशन आपके पास मिनिमम होगा, और वो इकलौता एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका कब मिलेगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल हो जाएंगे। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस के तो मिनिमम डेविएशन मिलेगा। यहां पे बात तो समझ गए ना भाई? देख लो फटाफट से, यहां पे देखो आई मिनिमम है, आई मिनिमम है, यहां पे आई का वैल्यू 90 डिग्री है, यहां पे ई 90 डिग्री है लेकिन आई मिनिमम है। तो अगर दोनों का आप अपने आपस में एक्सचेंज करते हो तो सेम डेविएशन मिलता है। यानी कि अगर आई को और ई को आपस में एक्सचेंज कर दोगे तो आपको सेम डेविएशन मिल जाएगा। एज यू कैन सी हियर, सेम डेविएशन, सेम डेविएशन है ना भाई? बात सिंपल सी, ठीक है। राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ द ग्राफ इज मोर टिल्टेड देन द लेफ्ट हैंड साइड, ये तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, है ना कि भाई जॉकी, वो उसका जॉकी का क्या बोल रहा हूं मैं,
क्या है, नाइकी का साइन बनाना है तुम लोगों को यहां पे, ठीक है, नाइकी का साइन बनाना है, तो उस हिसाब से तुम बनाओगे तो ग्राफ तुम्हारा बिल्कुल सही बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बातें सारी, बढ़े आगे, चलो जी। सो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे मिनिमम डेविएशन की बातें। तो मिनिमम डेविएशन में तुम्हें बता चुका हूं, डेविएशन का फॉर्मूला सर ये होता है I प्लस ई माइनस का ए, ये डेविएशन है। मिनिमम डेविएशन के लिए बातें बोली जाती है कि I और E बराबर होने चाहिए। मिनिमम डेविएशन के लिए I और E बराबर होने चाहिए। तो मिनिमम डेविएशन पे जब बातें लिखी जाएगी तो डेल मिनिमम लिखा जाता है, एंड दिस मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू 2I माइनस का A, ठीक है। The angle of deviation depend on the angle of incidence in a particular way. When the angle of incidence is small, the deviation is large. As I increases, deviation decreases rapidly and attains a minimum value and then increases slowly with the increase of I. This minimum value of del, यानी कि जो deviation का minimum value है, इसको minimum deviation कहते हैं। मिनिमम डेविएशन के लिए I और E दोनों बराबर होते हैं, तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला ये भी बोल सकते हो। एक और बात होती है मिनिमम डेविएशन के लिए R1 और R2 भी बराबर होते हैं, तो R1 और R2 भी बराबर होते हैं। तो मिनिमम डेविएशन के लिए I और E तो बराबर होंगे ही सही, लेकिन R1 और R2 भी बराबर होंगे। तो मिनिमम डेविएशन के लिए I और E बराबर है, लेकिन R1 और R2 भी बराबर हैं। तो यहां पे A की जगह 2R कर सकते हो और R की जगह A/2 भी लिख सकते हो। तो जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा। ये सारी बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं फॉर द मिनिमम डेविएशन। किसके लिए बातें आती है सारी? ये मिनिमम डेविएशन के लिए आती है। पक्का याद रहेगी? सच में याद रहेगी? बहुत ही बेहतरीन, नोट कर लो इसको भी। अच्छा, ग्राफ बनाना चाहते हो तो बना लेना, बोल देना यहां पे भैया, यहां पे when the angle of incidence is equals to angle of emergence, तो यहां पे डेविएशन मिनिमम हो जाता है। समझे बात को? पक्का नोट कर लो। बढ़े क्या आगे? आ जाओ भाई। सो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और कुछ बातें देख लेते हैं प्रिज्म से रिलेटेड। बहुत अच्छी बातें हैं हमारे पास, थ्योरी वगैरह देख लो। थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट शोज दैट द डेविएशन विल बी मिनिमम व्हेन द पाथ ऑफ लाइट रे थ्रू द प्रिज्म इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब वही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बातें हैं, सिमेट्रिकल वाली बातें तभी होगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। स्नेल्स लॉ लगाना चाहते हो तो यहां पे लगा लेना भाई, साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू म्यू। पहले सरफेस के लिए लगाया सिर्फ मैंने, ये जो बना है पहले सरफेस के लिए बना है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, ये दूसरा सरफेस हो जाएगा। तो पहले सरफेस के लिए यहां पे एयर से लाइट आ रही है अंदर और मीडियम से फिर से एयर में चली जाएगी। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे पहले सरफेस के लिए तो क्या बोलते हो? साइन आई बाई साइन R1 is equals to mu. So यहां पे sin I can be written as mu times of sin R1. फिर उधर से जाओगे, उधर से भी देखो वही बात है सेकेंड सरफेस के लिए, साइन ऑफ R2 बाय साइन ऑफ E बाय R2 कर लो, या फिर साइन ऑफ R2 बाय साइन ऑफ E इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू करोगे। तो साइन E जो आएगा वो आएगा म्यू टाइम्स ऑफ साइन R2। सेकेंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, ठीक है। सेकेंड सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगा लिया, साइन आई म्यू साइन R1 साइन E म्यू साइन R2। तो अगर I और E बराबर है, इफ I इज इक्वल्स टू E, तो यहां पे डेफिनेटली R1 भी R2 के बराबर होगा। करके देख लो, नहीं है भरोसा तो नहीं है भरोसा। अगर I और E बराबर है तो म्यू साइन R1 बराबर म्यू साइन R2, म्यू से म्यू मर जाएगा, साइन R1 बराबर साइन R2 कब होता है? जब R1 R2 बराबर हो जाएंगे। सही है ना भाई? अगर I और E बराबर तो साइन I और साइन E बराबर, यानी कि म्यू साइन R1 बराबर म्यू साइन R2। तो यहां से बोल सकता हूं म्यू से म्यू बढ़ जाएगा, साइन R1 बराबर साइन R2। कह सकता हूं ना कि R1 R2 बराबर है। अरे यार यही तो बोल रहा था, ये सारी बातें वही है जो मैं पिछले स्लाइड पे तुम्हें समझा चुका था। तो I और E बराबर होंगे, R1 R2 बराबर होंगे, तो जाके आपके पास कंडीशन आएगी फॉर द मिनिमम डेविएशन। तब आप जाके कंडीशन क्या आएगी? मिनिमम डेविएशन की आएगी। तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। So this is the scenario for the minimum deviation. समझ के बात को? बढ़े क्या आगे?
ऐसे ऐसे डायग्राम बना सकते हो ना तुम लोग, समझदार। अरे तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो यार, पता है तुम लोगों को, है ना। तुम्हें मालूम नहीं है पर तुम हो। तो भाई ध्यान से ऐसी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। चलो भाई, तो और क्या है प्रिज्म से रिलेटेड? अरे सर वही रिलेशन बिटवीन म्यू, चलो और कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो मैं पहले ही बता चुका था, मिनिमम डेविएशन को लिखते हैं क्या, i प्लस आई माइनस का a, यानी कि 2i माइनस का a, इट्स द मिनिमम डेविएशन। ये तो बता चुका हूं मैं तुम्हें, कुछ भी नया नहीं है सर इसमें तो। और ये भी बता चुका था कि a जो होता है वो आपका 2r के बराबर होता है, यानी कि r को आप a/2 भी लिख सकते हो। अरे हाँ, सो मिनिमम डेविएशन प्लस a इज इक्वल्स टू साइन i। So I is equals to sin I is equals to, रुको 2i होगा ना यहाँ पे, क्या कर रहा हूं मैं, साइन कहां से आ गया बीच में। So I is equals to minimum deviation plus prism angle divided by 2, और R की वैल्यू a/2 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो जरा रिलेशन तो देख लें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या आ रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ लगाएंगे, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर। सो जरा देखो तो साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन ऑफ a/2, ठीक है। तो यहां से म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस a डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2। देखो भाई, ऐसे तो रिलेशन यही वैलिड है बिल्कुल, लेकिन इसमें कंडीशन लगा सकते हो आप लोग। वैसे तो रिलेशन ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा सकते हो अगर चाहो तो। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हो जाए, जो कि जनरली हमसे कहा जाता है, इफ ए इज स्मॉल, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा हो गया तो भैया बोलो जरा, मिनिमम डेविएशन प्लस a/2 ये भी छोटा हो जाएगा और a/2 ये भी छोटा हो जाएगा, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज म्यू इज इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन प्लस a डिवाइडेड बाय a अपॉन 2 मर जाएगा। अरे यार, अगर थीटा स्मॉल है, इफ थीटा इज स्मॉल, सो मैं यहां क्या लिखता हूं, साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं ना, वही तो किया है। चलो एक काम करते हैं, a को इधर लीजिए, तो म्यू इंटू a इज इक्वल्स टू मिनिमम डेविएशन प्लस a। सॉल्व करोगे तो मिनिमम डेविएशन मिल जाएगा कितना, म्यू a माइनस का a को बाहर निकाल देना, म्यू माइनस का 1 इंटू a। मिल गया मिनिमम डेविएशन, मिल गया मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला। तो यही है भाई, यही है मिनिमम डेविएशन। तो अगर एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा है, यानी कि अगर आपकी बातें हो रही है फॉर द थिन प्रिज्म, देखो भाई जनरली जो बातें होती है वो थिन प्रिज्म के लिए ही होती है, तो यहां पे भी अगर थिन प्रिज्म बोल दिया गया तो हम क्या करेंगे, मिनिमम डेविएशन को लिखेंगे म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो एक रिलेशन है बिटवीन द मिनिमम डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म एंड द प्रिज्म एंगल। पता कैसे चलेगा ए छोटा है या बड़ा? आप देख लो, अगर ये वाली बातें तभी वैलिड होगी अगर ए का वैल्यू 10 डिग्री से छोटा है या फिर उसके बराबर है। अगर प्रिज्म एंगल 10 डिग्री से छोटा है या फिर उसके बराबर है तो आप ये वाली कंडीशंस लगा सकते हो, नहीं तो आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा फिर। ठीक है, याद रहेगी ना बातें? पक्का नोट कर लो इसको भी जल्दी से। हाँ भाई, नोट करते चलना जल्दी से सारी बातें। कर लिया नोट? बढ़े आगे। चलो भाई, बहुत ही शानदार। सो ये रिलेशन मैं बता चुका हूं, उसके अलावा ये रिलेशन बता चुका हूं तुम लोगों को। सर ये क्या है? आपने ये वाला नहीं बताया, आपने तो यहां पे सिर्फ म्यू लिखा था। अरे यार, मैंने म्यू लिखा था क्योंकि मैं प्रिज्म के बाहर एयर कंसीडर कर रहा था। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, यानी कि म्यू बाय 1, यानी कि म्यू ऑफ द प्रिज्म अपॉन म्यू ऑफ द
सराउंडिंग में मैंने इस बार एयर लिया था, इसलिए मेरा आंसर अपॉन में 1 आ रहा था। एयर की जगह कुछ और मीडियम आ जाए तो लिख देना म्यू फॉर द प्राइमरी डिवाइडेड बाय म्यू फॉर द सेकेंड सराउंडिंग। म्यू फॉर द प्राइमरी मतलब प्रिज्म है बेसिकली, सॉरी यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग। तो ऐसा करके भी लिख सकते हो आप लोग इसको, हाँ ना, आपने ऐसा लिखा था। आप ये वाला केस कब कंसीडर करो, जब एयर है सराउंडिंग में। अगर सराउंडिंग में एयर नहीं होगी तो क्या करोगे फिर, तो सर अपॉन में हम देखेंगे कि यहां पे सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो। क्या हो गया भाई, सब बहुत थक गए हम लोग, बहुत परेशान हो गए हम लोग, फिजिक्स पढ़ पढ़ के दुबले हुए जा रहे हैं ना, ऐसे ही है, दुबले हो गए ना, क्या बताएं सर, है ना, हाल ही कुछ ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, नोट कर लो इसको, कर लिया नोट, बढ़े आगे। तो ये वाली बात है, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज स्मॉल, R1 R2 जो है, ये सारी बातें अब मैं फिर से बताने जा रहा हूं तुम लोगों को, देख लेना यार, है ना। फॉर द रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB वी हैव म्यू इक्वल्स टू sin I अपॉन sin R1 और म्यू इक्वल्स टू I by R1 बोल सकते हो। सिमिलरली इसको म्यू इक्वल्स टू E by R2 भी लिख सकते हो। देखो ये वही वाली बात है कि अगर साइन थीटा है और मैंने बोला कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो यहां पे साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं, सही है सर। पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहां पे, अरे यार सिंपल तो है। देखो है क्या होता है, यहां से लाइट आ रही है, बाहर मैंने एयर कंसीडर कर रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा। तो साइन I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, म्यू बाय 1, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। बोल दिया गया है कि यहां पे जो एंगल है प्रिज्म एंगल वो छोटा है, इफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म ए इज स्मॉल। तो अगर प्रिज्म एंगल छोटा है तो सारे एंगल छोटे छोटे से हो जाएंगे। तो यहां पे इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, I by R1 इज इक्वल्स टू म्यू। सिमिलरली यहां पे सेकंड वाले सरफेस के लिए भी लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल्स टू E by R2। ऐसे कोई गुनाह नहीं है ऐसा करना भी। मैं तो तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि यहां पे प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा उस टाइम पे, 10 डिग्री से छोटा या फिर 10 डिग्री, है ना। तो वो वाली बात है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इससे पहले जो बातें मैं तुम्हें बता रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट हो रही बातें, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस रिलेशन। इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया, मैंने उस तरीके से सॉल्व किया है। कोई गुनाह कर दिया मैंने वैसा करके? इन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया, मैंने उस तरीके से सॉल्व किया था। कोई गुनाह कर दिया क्या? मेरा आंसर गलत आ गया था क्या? म्यू -1 इंटू ए नहीं आ रहा था मेरा आंसर भी, और ये बोला नहीं था कि ये वाला वैलिड तभी होगा, ये वाला फॉर्मूला वैलिड तभी होगा जब यहां पे जो प्रिज्म एंगल है वो 10 डिग्री से कम हो जाए। क्या बोल रहे हो? मेरा आंसर मिनिमम डेविएशन के लिए आ रहा था। अच्छा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरा जो आंसर आ रहा था वो मिनिमम डेविएशन के लिए आ रहा था और इनका आंसर मिनिमम डेविएशन के लिए नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा कर लो। सो दिस कैन बी रिटन एज I प्लस E माइनस का A। I की जगह पे वही लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, I की जगह पे म्यू इंटू R1 प्लस म्यू इंटू R2 माइनस का A। अब A इज इक्वल्स टू R1 R2 होता है, फिर तो A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 होता है, तो यहां पे रहेगा म्यू R1 प्लस R2 माइनस का A, म्यू इंटू A माइनस का A। लो भाई, ये भी सही है, मतलब कोई गलती नहीं है यार उसमें भी, जो मैंने बताया उसमें भी क्या गलती है? ठीक है, तो वो भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। बट हाँ, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है कि 10 डिग्री से कम होना चाहिए, तो जाके आपके आंसर्स वैलिड होंगे। तो भाई छाप लो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पार्ट पे आएंगे। कर लिया नोट? ये समझ गए ना बातें? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से और बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। अगेन इंपॉर्टेंट है भाई हमारे। देखो क्या होता है ना, डिस्पर्जन नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा है। तो डिस्पर्जन होता क्या है बेसिकली? तो बेसिकली क्या हो रहा है, इट इज नथिंग बट द एंगुलर स्प्लिटिंग ऑफ अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इनटू अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स एंड स्प्रेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। बड़ी प्यारी सी परिभाषा दे दी। एक व्हाइट लाइट, जैसा कि हम बचपन में भी पढ़ते थे, इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ द 7 डिफरेंट कलर्स, जिसको कि नाम दिया गया द विबग्योर। नाम सुना है कभी? हाँ भाई, उसी विबग्योर की बातें आज हम करेंगे जो कि हमें इंद्रधनुष यानी कि रेनबो में भी दिखता था।
तो बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, जब कोई भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो डिस्पर्जन भी हो जाता है। तो भाई डिस्पर्जन की परिभाषा यहां से लेके यहां तक तो परिभाषा ही है, यहां से लेके यहां तक तो परिभाषा है। और ये डिस्पर्जन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एप्लीकेबल है। दिस फिनोमिना टेक्स प्लेस बिकॉज अलग अलग वेव्स जो हैं जिनका अलग अलग वेवलेंथ है। अब ये अलग अलग वेवलेंथ का मेरा मतलब अलग अलग कलर्स से है। मूव विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम बट विद द डिफरेंट स्पीड इन अ मीडियम। तुम तो जानते ही हो कि जो लाइट है वो वेव है, और उसके अंदर क्योंकि 7 डिफरेंट कलर्स है तो हर एक का वेवलेंथ अलग अलग होगा। तो बोला गया है कि जो ये वेवलेंथ की स्पीड है ना वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, जिसके कारण डिस्पर्जन हो जाता है। अब एक ऐसे समझ लो कि क्या हुआ, हम बहुत से स्कूल में जाते ना कि ग्रुप पिकनिक के लिए जब जाते थे तो स्कूल का टीचर है वो 20-25 बच्चों को स्कूल के प्रोजेक्ट पे लेके गया कि चलो भाई पिकनिक चलते हैं, गार्डन वगैरह में घूमेंगे फिरेंगे। तो जब तक बच्चे स्कूल में थे एकदम डिसिप्लिन में एक सिंगल लाइट के फॉर्म में जा रहे थे। तो जब तक स्कूल में सारे बच्चे थे सब डिसिप्लिन थे, एक लाइट के फॉर्म में गए, बस के अंदर बैठे लाइट के फॉर्म में जा रहे सब एक साथ, और जैसे ही वो ग्राउंड में या फिर उस गार्डन में पहुंचे वो डिस्पर्स हो गए, फैल गए वो सारे बच्चे। अरे ये जो स्कूल के बच्चे एक साथ जा रहे थे पिकनिक मनाने के लिए, जैसे ही वो गार्डन में पहुंचे वो बेकाबू हो गए, वो भाग गए, इधर उधर भाग गए। इसी को तो डिस्पर्शन कहते हैं। तो बेसिकली यहां पे भी वही हो रहा है, एक व्हाइट लाइट जिसके अंदर 7 डिफरेंट कलर्स की लाइटें हैं, सॉरी लाइट्स है, ठीक है, माय मिस्टेक। तो एक व्हाइट लाइट जिसके अंदर ऐसे 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट्स है, वो जब एक प्रिज्म के अंदर से पास होती है तो वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं, बेकाबू हो गए, फैल गए, एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और यही वजह है कि हमें फिर वो अलग अलग दिखते हैं। जब वो सारे बच्चे एक साथ जा रहे थे तो हम बोलते हैं देखो उस स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, लेकिन जब वो बच्चे अलग अलग फैल गए तो फिर पूछते हैं अरे तुमने अंकुर को देखा क्या, तुमने पीयूष को देखा क्या, तो वो नाम उनके अलग अलग हो गए। तो पहले जब एक व्हाइट लाइट के फॉर्म में जा रहे थे तो क्या बोलोगे, लाइट जा रही थी, लेकिन जैसे प्रिज्म में पास हुए तो उसके बाद क्या हो गया, फैल गए। फैलने के बाद क्या हुआ, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, मतलब अलग अलग एंगल से वो डेविएट हो रहे हैं बिकॉज दे हैव द डिफरेंट वेवलेंथ। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कुछ बच्चों को कौन सा झूला पसंद है, कुछ बच्चों को कौन सा झूला पसंद है, तो जिनको फिसल पट्टी पसंद होगी वो वहां चले जाएंगे, जिसको वो स्विंग वाले झूले पे झूलना पसंद है वो उधर भाग जाएंगे। तो अलग अलग लाइट के पास जो व्हाइट लाइट है उसके अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं जिनके अलग अलग वेवलेंथ है, और क्योंकि इनकी स्पीड किसी मीडियम में अलग अलग होती है तो ये अलग अलग एंगल से डेविएट भी होते हैं। Therefore, the refractive index of a medium depend slightly on the wavelength। वही बात आ गई कि भाई जो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के साथ चेंज होता रहेगा। किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रेड कलर के लिए अलग रिलेशन शो करेगा, ब्लू कलर के लिए अलग वैल्यू शो करेगा, वायलेट के लिए अलग शो करेगा, इंडिगो के लिए अलग शो करेगा, येलो के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग। तो अलग अलग कलर्स के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना किसी भी मीडियम का वो अलग अलग होता है। इसके बारे में कॉचीज नाम के एक साइंटिस्ट से, तो उन्होंने हमें बताया कि भाई ठीक है, कॉचीज ने एक फॉर्मूला दिया, कॉचीज फॉर्मूला से हमें पता चलता है। कॉचीज फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, बस ज्ञान के लिए लिख लेना इसको। इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस। बट हाँ तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के साथ वेरी करता है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ वेरी करता है क्योंकि अलग अलग कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो उसके लिए अलग अलग कलर्स के लिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है। तो विबग्योर में आप देख रहे हो जैसे वायलेट से रेड की तरफ जाते हो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो जिसका ज्यादा वेवलेंथ उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका कम वेवलेंथ उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, है ना भाई बात। तो एक कॉचीज फॉर्मूला है, तो बस तुम्हारे ज्ञान के लिए है, ऐसा मत सोचना कि इस पे क्वेश्चन आएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी आ जाएगा। तो भाई जैसा कि तुम देख सकते हो यहां पे डिस्पर्जन हो रहा है। एक व्हाइट लाइट जब आती है किसी भी प्रिज्म से पास होती है तो वो डिस्पर्स होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। सबसे बेस्ट एग्जांपल तुम्हें यही देखने को मिलेगा, ये वाला डायग्राम तुम बना सकते हो। डिस्पर्जन की परिभाषा देने के टाइम पे ये डायग्राम बना के आओगे तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा। बाकी सब मैंने तुम्हें डेविएशन की पार्ट्स बता दिए हैं, यहां पे भी मैंने बोल दिया है, जाना था इसको यहां पे, लेकिन वो यहां पे डिस्पर्स होकर डेविएट हो गई।
लाइट को जाना कहां था, सीधा जाना था सर, लेकिन वो डेविएट हो गई। तो डेविएट होने के बाद इसका डिस्पर्जन भी हो गया, तो बेचारा डिस्पर्स भी हो गया, डेविएट भी हो गया। डेविएट होने का मतलब है अपने रास्ते से खो जाना, डिस्पर्जन का मतलब है फैल जाना। तो यहां पे ये ब्रेक हो गया है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में और डेविएट भी हो गया है। तो रेड कलर जो है वो सबसे कम डेविएट हुआ, क्योंकि रेड के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम। अरे डेविएशन का फॉर्मूला म्यू -1 इंटू ए। अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, क्योंकि म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का स्क्वायर था। याद है तुम लोगों को कॉचीज फॉर्मूला? तो अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उसका जो डेविएशन है वो भी कम। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वायलेट का सबसे कम होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड वाले के लिए सबसे ज्यादा होगी, वायलेट वाले के लिए कम होगी। यानी कि डेविएशन रेड वाले का जो है, अरे यार उल्टा लिख दिया क्या मैंने, रेड वाले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होगा। तो डेविएशन फॉर द रेड विल बी लेस एज कंपेयर टू द वायलेट। तो आप देख सकते हो यहां पे रेड वाले का डेविएशन छोटा है, वायलेट वाले का डेविएशन सबसे बड़ा है। जब कभी भी आप डिस्पर्जन आप बताओगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कलर्स बताओ, आप इन 3 कलर्स का मेन यूज कर लेना, क्योंकि रेड और वायलेट जो होता है वो एक्सट्रीम कलर्स है, मतलब सबसे लास्ट में आते हैं। रेड और वायलेट सबसे लास्ट में होंगे। येलो जो होता है वो हमारा मेन कलर होता है। येलो जो है वो मतलबी वाला नहीं है, मीन एवरेज वाला है ये, ठीक है। तो येलो कलर हमारा एवरेज वाला कलर होता है। रेड और वायलेट जो है वो एक्सट्रीम कलर्स होते हैं, यानी कि आखिरी में यही कलर्स आते हैं। तो आप जब भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट बनाएंगे तो भाई ध्यान रखो रेड वायलेट और येलो से काम हो जाएगा, सारे कलर्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। तो ये वाली बातें नोट कर लो, नोट करना चाहते हो तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 2 फॉर्मुलाज ये डायग्राम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये स्लैब से तुम्हें रिफ्रैक्शन की बातें समझा रहे हैं, वो ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं रिफ्रैक्शन। और बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, डेविएशन हुआ क्या, यहां पे डेविएशन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। तो यहां पे कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, सीधे सीधे चले गए ये लोग, जैसे आए थे वैसे चले गए। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, अभी आगे केसेस आएंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। पर तुम तो मेन ये 2 डायग्राम भूल जाओ, इसको बना लेना, ये सारी बातें लिख लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये रिलेशन कहां से आया, कॉचीज फॉर्मूला, ये तुम्हें बता चुका हूं मैं। कॉचीज फॉर्मूला से हमें ये बात पता चलती है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट तो पूरा क्लियर हो गया सभी को, तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अरे समझ रहे हो ना तुम लोग, परेशान तो नहीं हो ना मेरे से तुम लोग? हाँ भाई, तो जरा आ जाओ डिस्पर्जन के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि तुम ये डायग्राम अच्छा से देख चुके हो, वायलेट कलर और रेड कलर के बीच में यहां पे क्या हो रहा है सर, डेविएशन अलग अलग आ रहा है। जरा इसको मैं थोड़ा गौर फरमाते हैं, थोड़ा बड़े एंगल पे बना लेते हैं। बड़े एंगल पे बनाते इसको, आओ यहां पे देखते हैं बड़े एंगल पे। येलो कलर मुझे नहीं पता तुम्हें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट ठीक है मैं बना रहा हूं यहां पे भी ना। रेड कलर को जब तुम पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, रेड कलर को जब तुम पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे और वायलेट कलर को भी जब तुम पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, तो ये दोनों कहीं पे मिलेंगे आगे, ठीक है। रेड कलर को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया हम लोगों ने, और वायलेट कलर को भी पीछे की तरफ हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। तो ये मुझे पता चला एक जगह पे आके मिल जाते हैं। और ये जो एंगल बना रहे हैं ना बीच में, इसको डिस्पर्जन एंगल कहते हैं, इसको डिस्पर्जन कहते हैं। भाई जाना कहां था उसको, सर जाना तो था सीधा, लेकिन वो गए डेविएट हो गए, है ना। कहां जाना था उनको, जाना तो सर सीधा था लेकिन वो डेविएट हो गए। तो बेसिकली मैंने बोला ये रेड का डेविएशन, ये वायलेट का डेविएशन, ठीक है। ये देखो ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल,
इन दोनों के बीच में बन रहा है। ये थीटा एंगल किसके बीच में बन रहा है? रेड और वायलेट के बीच में बन रहा है। तो ये थीटा एंगल किस किस के बीच में बना? ये थीटा एंगल जो बनता है रेड और वायलेट के बीच में बन रहा है। सो थीटा को आप लिख सकते हो डेल वी माइनस का डेल आर। दिस इज नोन एज डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन बोलो या डिस्पर्जन बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका डिस्पर्जन का फॉर्मूला बन जाता है बेसिकली। ठीक है, फॉर प्रिज्म जिसका ये पार्ट छोटा है, तो ये छोड़ो, ये सारी बातें तो बता है तुम लोगों को, मैं बता दूंगा इसको, चिंता मत करो। डिस्पर्जन का फॉर्मूला कहां गया यार? थीटा का फॉर्मूला कहां गया? हे भगवान, थीटा का फॉर्मूला गायब हो गया। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, इसमें नहीं है, मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये होता है डिस्पर्जन। अब ध्यान से देखना, डेविएशन का फॉर्मूला तुम बोल चुके हो पहले भी। इट विल बी म्यू माइनस का 1 इंटू ए। रेड वायलेट कलर के लिए बात करें इसको हम लोग, सो इट विल बी म्यू वी माइनस का 1 इंटू ए। माइनस रेड के लिए बात करें तो म्यू आर माइनस का 1 इंटू ए। सॉल्व करोगे म्यू वी ए माइनस का ए माइनस का म्यू आर ए, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस का ए से ए मर जाएगा। इट विल बी योर म्यू वी माइनस का म्यू आर इंटू ए। इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, ये वाला पार्ट नोट कर लेना, ये वाला पार्ट नोट कर लेना। ऐसे ऐसे डायग्राम बना के आओगे कलरफुल मस्त वाले, तो मजा आ जाएगा उसको भी, किसको? एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में तुम्हारी। ठीक है जी, आ जाए अपने मेन मुद्दे पे फिर से। तो वही है भाई, टोटल डेविएशन डेल वी माइनस डेल आर। टोटल डेविएशन हो जाएगा डेल वी माइनस डेल आर। एंड यहां से एवरेज डेविएशन या फिर मीन डेविएशन निकालना हो तो मैंने बोला था ना, येलो कलर आपका मीन कलर होता है, येलो कलर मीन कलर होता है। तो यहां से जो डेविएशन आप लिखोगे, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज म्यू वाई माइनस का 1 इंटू ए। ये मीन डेविएशन भी होता है, इट्स कॉल्ड द मीन डेविएशन। ठीक है, तो यहां पे एन वी एन आर एन वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बोला जाता है। मैं पहले बोल चुका, एन बोल लो या फिर म्यू बोल लो। रिप्रेजेंट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिप्रेजेंट करेंगे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, उसके अलावा म्यू वी माइनस म्यू आर इज ऑल्सो स्मॉल न्यूमेरिकल डाटा। ये तो फालतू की बातें हैं, पर तुम इतना नोट करो, ये वाली बातें नोट कर लेना। ठीक है, सो मीन डेविएशन ये भी होता है, ये भी होता है। इसकी जगह वो भी लिखोगे तो कोई गुनाह नहीं करोगे, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो पिक्चर में। येलो कलर हम क्या करते हैं? मीन कलर कंसीडर करते हैं, तो येलो को हम कंसीडर करते हैं एज अ मीन कलर। येलो हमारा मीन कलर होता है, तो अगर आप डेविएशन येलो कलर के लिए निकालोगे तो वो मीन डेविएशन भी कहलाएगा। कोई गलत नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? सही है ना भाई? तो नोट कर लो इसको जल्दी से। चलो भाई, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले पार्ट पे आ जाते हैं। यहां से जब आगे आएंगे तो यहां से मुझे एक चीज मिलेगी, वो है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर होता क्या है? ये होता है सर नेट डेविएशन, या फिर मैं बोलूं डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय डेविएशन ऑफ द मीन कलर। ठीक है, तो क्या है ये डिस्पर्सिव पावर? क्या है? इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ, द डिस्पर्जन विद टू द मीन डेविएशन। डिस्पर्जन का मीन डेविएशन के साथ रेशियो। डिस्पर्जन को आप लिख सकते हो डेल वी माइनस का डेल आर डिवाइडेड बाय डेल वाई। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ओमेगा को। और कैसे लिखे सर इसको? म्यू वी माइनस का म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस का 1 इंटू ए से तो ए मर जाएगा। इट कैन बी रिटन एज म्यू वी माइनस का म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस का 1, ऐसे भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो योर डिस्पर्सिव पावर। सो ये फॉर्मूला भी वैलिड है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। सो डिस्पर्सिव पावर के इतने सारे फॉर्मूले हमारे पास है, जो तुम्हें अच्छा लगे उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और आगे बढ़ो। ठीक है जी, ये सारी बातें यहां लिखी हुई है। अच्छा, अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, तो येलो कलर का अगर आपको यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा है, फिर क्या करोगे?
अगर येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया तो फिर क्या करोगे? तो भाई येलो कलर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे रखा है तो मैं क्या करूंगा? रेड का निकालूंगा, वायलेट का निकालूंगा और इनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो अगर येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में, अगर येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है गिवन, तो हम क्या करेंगे? ऐसे येलो कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में येलो कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं देखा है तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द येलो कलर एज वेल। सो भाई ये है बातें हमारे पास डिस्पर्जन की, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट सभी ने? बढ़े क्या आगे? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो भाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग एंड अब कुछ चंद केसेस आते हैं हमारे पास, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन एंड डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। तो भाई यहां पे ऐसे केसेस को जानने के लिए हम क्या करते हैं? दो प्रिज्म ले लेते हैं, अलग अलग मटेरियल के प्रिज्म है और इनको रिवर्स करके लगा देते हैं। पहला प्रिज्म यहां पे है, दूसरा प्रिज्म उल्टा करके हमने यहां पे लगा दिया है। पहले प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए हो जाएगा, दूसरे प्रिज्म के लिए ए डैश हो जाएगा। पहले प्रिज्म का जो डिस्पर्सिव पावर है वो ओमेगा हो जाएगा, दूसरे वाले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर ओमेगा डैश हो जाएगा। पहले वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा, दूसरे वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश हो जाएगा। तो बस ये वाली अंतर थोड़ा सा समझते हुए चलना। यहां पे हम कुछ बेसिक सी बातें करने जा रहे हैं। तो यहां पे तो सब मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। यहां पे दो प्रिज्म है, एक का एंगल ए है, एक का ए डैश है, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा और ओमेगा डैश है। तो इनसे हम रिलेटेड बातें करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है वो है कि ओवरऑल डेविएशन कितना है यहां पे। तो वही बात होगी, पहले वाले से डेविएशन हो जाएगी म्यू माइनस 1 इंटू ए, दूसरे वाले से हो जाएगी म्यू डैश माइनस का 1 इंटू ए डैश। दीज आर द डेविएशन थ्रू टू प्रिज्म। इन दोनों प्रिज्म से जो डेविएशन हो गया वो ये सारी बातें यहां पे पता चल रही है हम लोगों को। ठीक है, तो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा? नेट डेविएशन हो जाएगा del 1 माइनस का del 2, म्यू माइनस का 1 इंटू ए माइनस का म्यू डैश माइनस का 1 इंटू ए डैश। दिस विल बी योर नेट डेविएशन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? नेट डेविएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये नेट डेविएशन आएगा। दोनों प्रिज्म को हमने क्या किया है? उल्टा करके रखा है ना। दोनों प्रिज्म को आपने क्या किया है? उल्टा करके रखा है। तो जब आपने प्रिज्म को उल्टा करके रखा तो इन दोनों प्रिज्म से जो नेट डेविएशन हुआ है, इन दोनों प्रिज्म से जो नेट डेविएशन हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, तो इन दोनों प्रिज्म से जो नेट डेविएशन आया वो इतना आया। ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? बढ़े आगे। अब अगर नेट डेविएशन मिल चुका है तो यहां से और बातें कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं वायलेट कलर के लिए बात करूं या रेड कलर के लिए बात करूं, तो नेट डेविएशन फॉर द वायलेट कलर, नेट डेविएशन फॉर द रेड कलर, इट विल बी म्यू वी माइनस का 1 इंटू ए माइनस का म्यू वी डैश माइनस का 1 इंटू ए डैश। सिमिलरली रेड कलर के लिए नेट डेविएशन फाइंड आउट करें तो म्यू आर माइनस का 1 इंटू ए माइनस का म्यू आर डैश माइनस का 1 इंटू ए डैश। सो नेट डेविएशन मिल जाता है हमें फॉर द वायलेट कलर एंड फॉर द रेड कलर। और यहां से अगर मैं डिस्पर्जन फाइंड आउट करूं, सो डेल वी माइनस का डेल आर करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। अरे एंगुलर डिस्पर्जन फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग यहां से। सो डेल वी माइनस का डेल आर इज इक्वल्स टू, ये सारी बातें लिख दो, तो म्यू वी माइनस का 1 इंटू ए माइनस का म्यू वी डैश माइनस का 1 इंटू ए डैश माइनस का म्यू वी म्यू आर माइनस का 1 इंटू ए, माइनस माइनस प्लस हो गया है यहां पे, तो म्यू आर डैश माइनस का 1 इंटू ए डैश। समझ गए ना? डेल वी माइनस डेल आर, तो ये माइनस करोगे तो ये तो पार्ट माइनस में आएगा और ये माइनस माइनस प्लस होएगा। माइनस का डेल आर है ना, माइनस के डेल आर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सॉल्व कर लीजिए इसको, यू विल गेट द आंसर ऑफ म्यू वी माइनस का म्यू आर इंटू ए माइनस में म्यू वी डैश माइनस का म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज द नेट एंगुलर डिस्पर्जन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म। वो जो दोनों प्रिज्म हमने कंबाइन करके लगाया है उनका जो नेट डिस्पर्जन आ रहा है वो ये आ रहा है हमारे पास। नेट डेविएशन तुमने निकाल लिया था, नेट डिस्पर्जन तुम्हें मिल चुका है।
नेट डेविएशन कितना आया था, म्यू माइनस का 1 इंटू ए माइनस का म्यू डैश माइनस का 1 इंटू ए डैश, ये नेट डेविएशन था। ये नेट डेविएशन था, वो नेट डिस्पर्जन था। अब इसके बाद इसमें कुछ चंद केसेस आते हैं, जैसे पहले तुमसे पूछ लेगा कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो आप क्या चाहते हो, डेविएशन ना हो। सो डेविएशन ना होने के लिए आप इसको 0 कर देना और यहां से ए और ए डैश में रिलेशन निकाल के उसको यहां पुट कर देना। ठीक है, तो इसमें दो केसेस पूछता है। पहला केस पूछेगा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो पहली चीज पूछी उसने डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो आप चाहते हो कि डेविएशन ना हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, डेविएशन जो आया है नेट उसको 0 कर देना। नेट डेविएशन 0 करोगे तो यहां से ए और ए डैश में रिलेशन मिलेगा। नेट डेविएशन को 0 करा तो ए और ए डैश में रिलेशन मिलेगा, उसको यहां ले जाके पुट कर देना, तो आपको मिल जाएगा नेट डिस्पर्जन। आपको क्या मिल जाएगा, यहां से नेट डिस्पर्जन मिल जाएगा। समझे नहीं क्या बात को? सबसे पहले क्या किया हमने, नेट डेविएशन फाइंड किया, फिर नेट डिस्पर्जन फाइंड किया। अब इसमें पहला केस बोलता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो मैं चाहता हूं डिस्पर्जन तो हो लेकिन डेविएशन ना हो। सो डेविएशन ना होने के लिए मैं डेविएशन को तो 0 कर देता हूं, और जैसे डेविएशन को 0 करूंगा ए और ए डैश में रिलेशन आ जाएगा यहां पे, है ना। 0 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस का 1 इंटू ए माइनस का म्यू डैश माइनस का 1 इंटू ए डैश। सो यहां से ए और ए डैश में रिलेशन आएगा, उनको यहां उठा के रख दोगे तो आपको आपका आंसर वैसे मिल जाएगा फिर। अच्छा, क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन, और अगर उसने एवरेज डेविएशन बोल दिया है तो क्या घबरा जाओगे तुम लोग? उसने अगर एवरेज डेविएशन बोल दिया तो घबरा जाओगे? अरे एवरेज के लिए बस येलो कलर का बात कर लेंगे सर, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वो बोल दे डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन, तो एवरेज डेविएशन के लिए कुछ नहीं, बस येलो कलर की बातें करेंगे, बाकी सब तो सेम ही है हमारा। सही है? आ जाओ भाई, कुछ केसेस दिखा देता हूं, ऐसे नहीं समझ आएगा। नेट डेविएशन, नेट डिस्पर्जन, ये चीजें निकाली पहले। डिस्पर्जन डेविएशन निकाल लिया तुम लोगों ने, डिस्पर्जन हो गया, डेविएशन हो गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले केस पे आते हैं जिसमें हमसे बोला है, ये सब हटा दो अभी, मैं बाद में आऊंगा यहां पे। डिस्पर्जन विदाउट एवरेज डेविएशन, तो एवरेज डेविएशन को 0 कर दिया। देखो जरा, यही आ रहा था ना एवरेज डेविएशन, मैं लिख देता हूं यहां पे, फिर भी अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो। एवरेज डेविएशन था म्यू माइनस का 1 इंटू ए माइनस ऑफ म्यू डैश माइनस का 1 इंटू ए डैश, ये डेविएशन था। ये क्या था? डेविएशन था। वो तो एवरेज पूछ रहा है सर मुझसे, एवरेज पूछ रहा है ना, तो एवरेज डेविएशन के लिए हम पता है क्या करेंगे, येलो कलर के लिए बात कर लेंगे सिर्फ। सो सिर्फ येलो कलर के लिए बात कर लीजिए, यू विल गेट योर फाइनल आंसर्स। ठीक है, इसको 0 कर दो ना, तो 0 करने से क्या होगा, ये म्यू वाई माइनस का 1 इंटू ए माइनस में म्यू वाई डैश माइनस का 1 इंटू ए डैश। सो यहां से लिखा जाएगा म्यू वाई माइनस का 1 इंटू ए इज इक्वल्स टू म्यू वाई डैश माइनस का 1 इंटू ए डैश। रिलेशन नहीं मिल जाएगा यहां से ए और ए डैश में, तो यहां से आपको ए और ए डैश में रिलेशन मिल जाएगा। और आपके पास नेट डिस्पर्जन कितना था, आपके पास नेट डिस्पर्जन कितना था, तो वो था सर हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू डेल वी माइनस का डेल आर। तो बस वो जो ए और ए डैश के रिलेशन आएंगे उसको चाहो तो यहां पे लाके पुट कर सकते हो, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। उसको यहां पे लाके रख देना, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। मैं बता देता हूं आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा, ये आएगा आंसर। तो मैं बता देता हूं तुम्हारे आंसर क्या आने वाले, तो तुम्हारा आंसर ये आएगा। ठीक है, एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, नहीं सॉरी, ये भी ये वाला पार्ट, दिस इज योर नेट डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। ये आपको मिलता है नेट डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। क्या मिल जाएगा? नेट डिस्पर्जन मिल गया है, वो भी बिना डेविएशन के। फिर ऐसी ही कहानी आगे बढ़ेगी और उसमें बोलेगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ऐसी ही कहानी आगे बढ़ने वाली है जिसमें पूछेगा
डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो हम चाहते हैं कि डेविएशन हो जाए लेकिन डिस्पर्जन ना हो, तो उसके लिए क्या करोगे? हम क्या चाहते हैं कि सर डेविएशन तो हो जाए लेकिन डिस्पर्जन ना हो, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं ना, डिस्पर्जन को जीरो कर देते हैं। तो ऐसे केस में आप चाहते हो कि डेविएशन तो हो लेकिन डिस्पर्जन ना हो, तो डिस्पर्जन यानी कि डेल वी माइनस का डेल आर जीरो होना चाहिए। यहां से डेल वी और डेल आर को बराबर कर देंगे आप लोग। तो ये देखो मैंने डेल वी और डेल आर को बराबर करने पे ऐसी कुछ बातें सामने आ रही थी, सॉरी ये वाली बातें। ये इसका एक और फॉर्मेट भी है, ठीक है, वो एक रिलेशन होता है ना डिस्पर्सिव पावर के फॉर्म में, वैसे भी लिख सकते हो आप लोग इसको। तो इसको आप डिस्पर्सिव पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो कोई गुनाह नहीं है ऐसा लिखने से। और नेट डेविएशन तो तुम्हें पता ही था, तो ये ए और ए डैश का रिलेशन उठा लेना, इस ए और ए डैश के रिलेशन को उठाओ और यहां पे ले जाके पुट कर दो, तो यू विल गेट योर नेट डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा? नेट डेविएशन मिल जाएगा विदाउट डिस्पर्जन। समझ आती है बातें? फॉर्मूले पे फोकस करोगे ज्यादा बेटर है, बाकी तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में मुझे कहीं दिखा नहीं है बात, बट फिर भी मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए। तो ऐसी कुछ बातें थोड़ा नोट कर लेना, ज्ञानवर्धक बातें हैं, एक सर का ज्ञान है, कभी ना कभी तो काम जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे। हाँ भाई कलिए नोट, समझ आ गई बातें, सिंपल है ना बहुत ज्यादा? जी हाँ। अच्छा, इसको और मॉडिफाई करना है तो और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो, बस तुम्हें फॉर्मुलेस पता होंगे तो तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि डिस्पर्सिव पावर का जो रेशो है, दोनों प्रिज्म के अलग अलग डिस्पर्सिव पावर थे, तो उनका जब रेशो डिफाइन करोगे तो म्यू वाई डैश -1 इंटू ए डैश डिवाइडेड बाय म्यू वाई -1 इंटू ए, तो इसको यहां पे भी लिख सकते हो। देखो यही वाला पार्ट हमारे पास पहले भी आया था, अगर आप देखोगे तो यही पार्ट पहले भी आया था। तो यहां पे बस ओमेगा बाई ओमेगा डैश कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया, 1 माइनस ऊपर क्या लिखेगा ओमेगा और नीचे क्या आएगा ओमेगा डैश, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो भाई ये केस हमारे पास किसका आया? इट इज द केस ऑफ डिस्पर्जन, या फिर सॉरी मैं कह रहा हूं डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन का। मतलब यहां डेविएशन हुआ है, वी हैव द डेविएशन हियर, बट यहां पे डिस्पर्जन नहीं हुआ है। तो यहां पे डेविएशन हुआ है लेकिन डिस्पर्जन नहीं हुआ है। तो ये केस होगा जिसमें कि यहां पे लाइट का डेविएशन होता है लेकिन कोई डिस्पर्जन नहीं होता है। ओके, तो ये वाली बातें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस इतनी सी बात है। देखो तुम्हारी अगर एनसीईआरटी वाली किताब में देखा जाए तो ये सारी चीजें नहीं लिखी है, तो मैं तुम्हें बस ये ज्ञान बढ़ाने के लिए दे रहा हूं कि इनकेस कभी गलती से एग्जामिनर कोई बात पूछ ले तो तुम घबराना मत, फॉर्मुलास फोकस कर लेना, वही इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, ठीक है, पक्का। चलिए भाई, तो ये थी कहानी हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की। अब इसके बाद इसके कुछ नेचुरल फिनोमिनाज हैं, जैसे कि कुछ रेनबो वगैरह की बातें हैं, तो उन पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या है रेनबो की कहानी, आओ देखते हैं। तो रेनबो जो है एक एग्जांपल है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। देखो अब जब एक रेनबो फॉर्मेशन होता है ना, तो यहां पे सिर्फ अकेला डिस्पर्जन नहीं है, बट और भी प्रोसेसेस काम में आते हैं। तो क्या है, कैसे है, सारी बातें डिटेल में समझाऊंगा। तो देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, फटाफट से नोट कर लो, यहां पे कोई झमेला नहीं है न्यूमेरिकल वगैरह का, ठीक है। तो कोई फॉर्मूले याद नहीं करने, बस थ्योरी है, थोड़ी सी पढ़ लो, मैं लाइन मार्क कर देता हूं, वो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी बस उन्हीं को तुम नोट करना और एग्जाम में लिख के आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सो सबसे पहली बात, रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हम सब जानते हैं। और ये डिस्पर्जन किससे होता है? सर अभी तक हम पढ़ रहे थे डिस्पर्जन के लिए प्रिज्म की जरूरत पड़ती थी, तो क्या आसमान में भी ऐसे प्रिज्म होंगे क्या? नहीं भाई, आसमान में ऐसे प्रिज्म नहीं होते, वहां पे होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, और इन वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण डिस्पर्जन हो रहा है लाइट का। एक्चुअली यहां पे कंबाइन इफेक्ट है डिस्पर्जन का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ कंबाइन इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय द स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक रेनबो जब फॉर्म होता है तो अकेला डिस्पर्जन नहीं लग रहा है, वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, टीआईआर का कॉन्सेप्ट भी लगता है यहां पे, ओके। तो इसको भी नोट करना इंपॉर्टेंट है। द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग अ रेनबो आर दैट द सन शुड बी शाइनिंग इन वन पार्ट, ये तो तुम भी जानते होंगे कि अगर आपको रेनबो देखना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि जहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स है वो एक तरफ होने चाहिए, सन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और हम कैसे खड़े होने चाहिए कि हमें सामने ड्रॉपलेट्स दिखे और सन हमारे पीछे हो। समझिए बात को। तो कंडीशन क्या है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे आपके वो एक साइड में होने चाहिए, सन जो है वो एक साइड होना चाहिए, मतलब दोनों सेम साइड होंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर ना दोनों सेम साइड होंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स अगर मान लो ईस्ट में है और सन हमारा वेस्ट में है, तो जाके आप रेनबो देख सकते हो। दूसरी बात, आपको किस तरफ फेस करना है वो भी इंपॉर्टेंट है।
तो आपकी फेसिंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए सच दैट आप इसको देख रहे हो, है ना। आपकी फेसिंग जो है वो ऐसी होनी चाहिए सच दैट आप वाटर ड्रॉपलेट्स को देख रहे हो। यहां पे आपकी फेसिंग इस तरफ होनी चाहिए, ईस्ट की तरफ। तो ये बोला है द कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग अ रेनबो आर दैट द सन शुड बी शाइनिंग इन वन पार्ट ऑफ द स्काई, लेट्स से इट इज इन द वेस्टर्न हॉरिजन, व्हाइल इट इज रेनिंग इन द अपोजिट पार्ट ऑफ द स्काई। मैंने बोला था सन आपका एक साइड होगा और उसके अपोजिट साइड यहां पे बारिश हो रही है, और बारिश होने की वजह से यहां पे वाटर ड्रॉप्स आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, और आपकी फेसिंग जो होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए कि जो सन है वो आपके बैक साइड में हो। एन ऑब्जर्वर कैन देयरफॉर सी अ रेनबो ओनली व्हेन हिज बैक इज टुवर्ड्स द सन। जब उस ऑब्जर्वर की जो बैक है वो सन की तरफ होगी तभी वो रेनबो देख सकता है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। अब तुम बोलोगे सर यहां पे तो सारा हाईलाइट कर दिया आप लोगों ने, है ना। तो यार देखो क्या है, ये सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते ना, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो ब्ला ब्ला ब्ला, तो उस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वाली चीजों को लिखना जरूरी है तुम्हें, ठीक है। तो पहली बात लिखना कि रेनबो होता क्या है, रेनबो में क्या अकेला डिस्पर्जन है, नहीं, तो रेनबो में कंबाइन इफेक्ट है। रेनबो देखने की कंडीशन क्या है कि एक तरफ बारिश होनी चाहिए, उसके अपोजिट साइड में, जिस तरफ बारिश हो रही है उसके अपोजिट साइड में सन निकलना चाहिए, तभी रेनबो देख सकते हो। देखो अगर बारिश और सन एक साथ आते हैं तो ही रेनबो दिखता है, नहीं तो तुम्हें भी पता है बरसात के मौसम में जब धूप नहीं निकलती है तो रेनबो नहीं दिखता है। लेकिन बारिश के बाद सडनली अगर धूप भी निकल जाए तो रेनबो देख सकते हो। यानी कि सन भी जरूरी है, बारिश भी जरूरी है, और तुम्हारा होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर तुम ही नहीं है तो रेनबो देखेगा कौन फिर। तो तुम्हें कैसे देखना चाहिए, सर हम कुछ इस प्रकार से खड़े होंगे कि जो सन है वो हमारे बैक साइड में होना चाहिए, सन हमारे बैक साइड में होना चाहिए और हम बारिश को देख रहे हैं, तभी हमें वो सामने ऐसा दिखेगा। दिस इज नोन एज रेनबो, है ना। ये बताने वाली बात तो है नहीं, तुम्हें पता है पहले से, ठीक है जी। तो ये तुम्हें नोट कर लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, जो करना है करो, बट ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें भी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो लिखना पड़ेगा वहां पे। हो गया वाला पार्ट नोट सभी का, बढ़े आगे। अच्छा जी, अब और थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं रेनबो के बारे में। तो कैसे है ये फॉर्मेशन, कैसे हो रहा है रेनबो का, उसके बारे में समझते हैं। तो भाई ये रही हमारी एक ड्रॉप, रेन ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप से बातें करेंगे भी, ठीक है। हुआ यूं कि जब एक सनलाइट जो कि आ रही थी फ्रॉम द सन यहां पे आती है तो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है कि नहीं जाती है, बोलो हाँ कि ना। तो जब सनलाइट आ रही है तो वो रेयरर से जा रही है डेंसर मीडियम में, क्योंकि पानी है ये भाई, वाटर ड्रॉपलेट है, पानी है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने का मतलब है रिफ्रैक्शन हो गया है, पहली बात तो यहां पे। तो यहां हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सो रिफ्रैक्शन हुआ, उसके अलावा डिस्पर्जन भी हो गया। प्रिज्म की कंडीशन तो पता ही है तुम लोगों को। सो यहां पे हुआ रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, फिर उसके बाद ये वाटर ड्रॉपलेट की सरफेस पे कुछ इस प्रकार से टकराती है। ये जो डिस्पर्स्ड लाइट है या फिर जो रिफ्रैक्टेड लाइट जो हमारे पास आई है वो वाटर ड्रॉपलेट की सरफेस पे कुछ इस प्रकार से टकराएगी सच दैट योर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये यहां पे कुछ इस प्रकार से टकराएगी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो उस केस में होता है TIR। तो एज यू कैन सी हियर, डेंसर से फिर से रेयरर वाले मीडियम में जाने के लिए, डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो TIR हो सकता है। तो यहां पे भी डेंसर से वापस उसको बाहर जाना था, रेयरर में जाना था, रे को डेंसर से रेयरर में जाना था, लेकिन क्यों यहां पे क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो ये हो गया TIR। TIR होने के बाद वो यहां पे आए, यहां पे अब वो डेंसर से बाहर बाहर निकल जा रहे हैं, और यहां पे देख सकते हो फिर से रिफ्रैक्शन हुआ है, बेंडिंग हो गई लाइट की। तो हम कह सकते हैं कि भाई डेंसर से रेयरर में आते टाइम पे फिर से रिफ्रैक्शन हो गया है। सो इसका पूरा प्रोसेस में यहां पे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द रेनबो सनलाइट इज फर्स्ट रिफ्रैक्टेड। पहले यहां पे सनलाइट रिफ्रैक्ट हुई है जब वो एंटर करती है रेन ड्रॉप में।
विच कॉज द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट टू सेपरेट, यानी कि रिफ्रैक्शन हुआ साथ ही साथ डिस्पर्जन भी हो गया। रिफ्रैक्शन तो होता ही है लेकिन साथ में डिस्पर्जन भी हो गया। ये वाली लाइन मैंने मार्क कर दी है, ये इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कि रेड कलर जो है वो ज्यादा लीस्ट बेंट होता है, और जो स्ट्रॉन्गर वेवलेंथ वाली बातें हैं, ठीक है, सॉरी शॉर्टर वेवलेंथ वाली बातें जो वायलेट के लिए होती है, पता है ना तुम्हें? अरे यार ये पता है ना, ये भी मैं बता दूं कि लैम्डा फॉर द रेड कलर इज ग्रेटर देन द लैम्डा फॉर द वायलेट कलर, ये तो जानते ही होंगे। अरे इतने तो समझदार हो तुम लोग। तो क्या हुआ, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका यहां पे जो शिफ्ट हुआ डेविएशन जो होता है वो लीस्ट होता है। हां नहीं, कॉचीज फॉर्मूला पता है? जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसके लिए डेविएशन भी कम होगा। इसलिए रेड वाले का डेविएशन कम हुआ है, वायलेट वाले का डेविएशन ज्यादा हुआ है। तो देखो भाई, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका डेविएशन भी कम होगा, क्योंकि डेविएशन का फॉर्मूला होता था म्यू माइनस का 1 इंटू ए। भूल गए ना तुम लोग ये वाली बातें? अभी तो बताइए यार तुम लोगों को मैंने कॉचीज फॉर्मूला, अरे कॉचीज फॉर्मूला भी बताया है यार कुछ टाइम पहले, भूल गई इतनी जल्दी वो सारी बातें। तो रेड वाले का जो डेविएशन हुआ है, यानी कि जो रेड वाला कलर है वो कम बेंड होता है, वॉयलेट वाला कलर ज्यादा बेंड हो रहा है। देख रहे हो तुम लोग, रेड वाले का डेविएशन कम हुआ, वॉयलेट वाले का। पहली बारी में बात कर रहा हूं मैं यहां पे, सबसे पहला वाला जो रिफ्रैक्शन हुआ है वो यहां पे हुआ है, और दूसरा रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ है फिर से। तो पहले रिफ्रैक्शन पे वॉयलेट वाला कलर ज्यादा बेंड हो गया और रेड वाला कलर कम बेंड होता है। नेक्स्ट, these component, now these component rays strike the inner surface of the water drop and get internally reflected, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है यहां पे। तो क्या हुआ, ये यहां पे टकराती है, टकराने के बाद इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। If the angle between the refracted ray and the normal to the drop surface is greater than the critical angle, ठीक है, तो वही बात होगी, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो इनका TIR हो जाएगा यहां पे। तो लिख लो भाई, यहां पे TIR हो गया है। क्यों हुआ TIR? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल से। किसी भी वाटर ड्रॉपलेट के लिए जो क्रिटिकल एंगल डिफाइन की जाती है वो 48 डिग्री बोलते हैं, बाकी वेरी करता रहता थोड़ा बहुत, तो इसलिए ज्यादा परेशान मत होना। जस्ट एक ज्ञान वाली बातें हैं, नोट करते लेना, इसको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे करके यहां पे क्या हुआ, TIR हो गया। TIR होने के बाद अब यहां पे फिर से सेकंड रिफ्रैक्शन होने वाला है। पहला रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन यहां पे होगा। तो अब यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ तो रेड वाला कलर यहां गया, वॉयलेट वाला कलर यहां पे गया। सो ओवरऑल आप जो देख सकते हो एंगल जो डेविएट हुआ है ना, इनिशियल वाले से जो डेविएशन हुआ है 40 डिग्री और 42 डिग्री पे वापस आते हैं। ये अभी आएंगे इन पे भी। ये 48 डिग्री क्रिटिकल एंगल है किसके लिए, वाटर ड्रॉपलेट के लिए। तो 48 डिग्री क्या है, क्रिटिकल एंगल है इस वाटर ड्रॉपलेट के लिए। तो इसको भी नोट करो भाई, इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बना के आओगे तो ज्यादा अच्छी बात है, नंबर अच्छे मिल जाएंगे तुम लोगों को। तो डायग्राम पे सितारा चमका लेना है, डायग्राम बना के आ जाना, ऐसे वाली चीजें पूछेगा तो। अच्छा, मुझे ये भी हाईलाइट करवाने की जरूरत थी क्या कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है वो लीस्ट डेविएट होता है, जिसका वेवलेंथ कम था वो ज्यादा डेविएट होता है। ये तो पता है ना तुम लोगों को। ये जो लाइन मैंने छुड़वाई है ना बीच में, इसका मैंने पूरी बातें यहां पे लिख दी है। तो अगर तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, तुम्हें लिखना है कि रेड कलर जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसमें डेविएशन कम हुआ, वॉयलेट कलर जिसका वेवलेंथ कम है उसका डेविएशन ज्यादा हुआ। अगर तुम ये बात बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है सारी। बढ़े भाई आगे, पक्का? तो यहां तक तो पहुंच गए, यहां तक पहुंच चुके हैं हम, TIR तक पहुंच चुके हैं। अब फिर से यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद सेकंड वाला रिफ्रैक्शन होगा। सो सेकंड वाले रिफ्रैक्शन पे आ जाते हैं फटाफट से। इसको मैं हटा देता हूं, ये सारी चीजें हटा देता हूं। डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो मैं डायग्राम पे जरा फोकस करना चाहता हूं अभी, ठीक है। डायग्राम पे फोकस करते हैं, डायग्राम पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर तुम चाहते हो कि ये सारी बातें लिखी रहे तो तुम ये भी लिख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। हाँ
तो डायग्राम तो वही चल रहा है। अब देखो यहां पे हो चुका है रिफ्लेक्शन, यहां पे क्या हो चुका है, रिफ्लेक्शन। अब लाइट दोबारा यहां पे आई और यहां पे दूसरी बार उसका रिफ्रैक्शन हो गया। द रिफ्लेक्टेड लाइट इज रिफ्रैक्टेड अगेन, द रिफ्लेक्टेड लाइट is refracted again when it comes out of the drop। जब वो इस ड्रॉप से बाहर आ रही थी तो फिर से उसका रिफ्रैक्शन हो गया। as shown in the figure it is found that the, ये इंपॉर्टेंट, it is found that the violet light emerges at an angle of 40 degree related to the incoming sunlight। भाई इनकमिंग सनलाइट से कंपैरिजन हो रही है सारी बातें, तो इसका एंगल ऑफ एमर्जेंस होगा एज कंपेयर टू द सनलाइट। इनकमिंग सनलाइट के रेस्पेक्ट में इनका जो एमर्जेंस हो रहा है, तो वॉयलेट कलर का तो 40 डिग्री पे हो रहा है और रेड कलर का 42 डिग्री पे हो रहा है। तो ये वाली बातें इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। फॉर अदर कलर्स, जो बाकी के बचे हुए कलर्स है वो इनके बीच में लाई करते हैं, 40 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के बीच में, क्योंकि अकेला वॉयलेट नहीं है सर, ठीक है। इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड तो है ही सही कह। तो जो वॉयलेट कलर है वो तो 40 डिग्री पे आ रहा है बाहर, और जो रेड कलर है वो 42 डिग्री पे आ रहा है। तो ये बचे हुए जो कलर है ना वो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं कहीं ना कहीं। बचे हुए जो कलर्स हैं उनका जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो इट इज फाउंड दैट द वॉयलेट लाइट एमर्जेस एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री रिलेटेड टू द इनकमिंग सनलाइट। इनकमिंग सनलाइट से जब आपने एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालने की कोशिश करी तो इट कम्स आउट बी 40 डिग्री फॉर द वॉयलेट कलर एंड 42 डिग्री फॉर द रेड कलर। बचे हुए कलर कहां जाएंगे, वो बचे हुए कलर 40 डिग्री और 42 के बीच में ही रहेंगे। हो सकता है इंडिगो के लिए 40.5 हो सकता है ब्लू के लिए 40.59 हो, है ना। तो ऐसे चलती जाएगी पूरी कहानी अब आगे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसमें से वही लाइन मार्क करना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी मैंने वही मार्क की है, तो तुम भी वही नोट करो, और डायग्राम तो यही चलता रहेगा, तो इसको भी नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं और चीजें बताता हूं इसके बारे में। हो गया, ये तो एक सिंगल ड्रॉपलेट से हुआ ना, पर ऐसा होता नहीं है ना कि सिंगल ड्रॉपलेट ही होगा सिर्फ। अब ड्रॉपलेट्स तो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन पे भी आएंगे अभी हम लोग। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ एक ही ड्रॉपलेट होगा सर जो रेनबो बना रहा है, और ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि एक इतना सा ड्रॉपलेट इतना बड़ा रेनबो बना देता है। तो बेसिकली यहां पे एटमॉस्फेयर में हमारे पास बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो जो रेनबो का फॉर्मेशन होगा वो उन सारा का कंबाइन होगा, उन सारे ड्रॉपलेट्स के कंबाइन इफेक्ट होगा। उसके बारे में बताते हैं कि कैसे वो कंबाइन इफेक्ट शो करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे देन यू विल कम टू नो कि यार बेसिकली दो ड्रॉपलेट्स कंसीडर कर लेते हैं और उनके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि रेनबो कैसे फॉर्म हो रहा है। अभी तक के केस में आप एक सिंगल ड्रॉप से काम चला रहे थे, बट क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं, और इतना बड़ा रेनबो जब आपको दिखता है सराउंडिंग में, तो आप ये बात समझ सकते हो कि वो अकेले ड्रॉप का काम तो नहीं है। वो अरे जब कोई बड़ी चीज बनती है तो किसी अकेले आदमी का काम नहीं होता ना, उसके पीछे पूरी टीम लगी हुई है उसके। तो यहां पे भी अकेला ड्रॉपलेट काम नहीं करेगा सर, पूरी टीम लगी है, पूरे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स है। तो ऐसे ही मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स से रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो मान लीजिए हमारे पास दो ड्रॉपलेट्स है, अब दो ड्रॉपलेट्स से क्या होगा उस पर चर्चा कर लेते आगे। तो भाई सनलाइट जो है वो यहां पे आई, पहले ड्रॉपलेट पे गई, रिफ्रैक्शन हुआ, TIR हुआ, और फिर से रिफ्लेक्ट होकर ये आ गई। वॉयलेट कलर ऊपर था, रेड कलर नीचे था। तो मैं पता है वॉयलेट कलर के लिए तो 40 डिग्री वाली बातें थी, और रेड कलर के लिए 42 डिग्री वाली बातें थी। फिर दूसरी जो लाइट रे गई वो दूसरे वाले ड्रॉपलेट में गई, दूसरे वाले ड्रॉपलेट में जाके यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर TIR हुआ, और फिर से रिफ्रैक्ट होके ये वॉयलेट कलर, ये रेड कलर। जो यहां पे एंगल आप देख रहे हो ये जो बना, ये वॉयलेट के लिए तो 40 डिग्री बना, और रेड कलर के लिए ये बना 42 डिग्री का, है ना। अब ध्यान से सुना इस चीज को, ध्यान से सुना इसको, इंपॉर्टेंट। अगर आप गौर फरमा के देखें तो मैं एंगल से भी मिटा देता हूं, क्योंकि अभी हमारा बस समझने की एक बात थी, बाकी चीजें क्लियर है। इधर इसका वॉयलेट ऊपर चला गया, इसका रेड नीचे आ रहा है। ध्यान से देखना, इसका जो है वो रेड नीचे आ रहा है, और नीचे वाले का वॉयलेट आ रहा है, वो यहां पे आके मिल रहे हैं। प्राइमरी वाले ड्रॉपलेट का प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोलूंगा, क्योंकि रेनबो भी ऐसे होते हैं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले वाले ड्रॉप से यहां पे वॉयलेट कलर ऊपर चला गया, रेड कलर नीचे की तरफ आया। दूसरे वाले ड्रॉप से रेड कलर नीचे आ गया, वॉयलेट कलर इधर गया, और यहां ऑब्जर्वर खड़ा था
तो उसको क्या दिखा, ये रेड कलर, ये वॉयलेट कलर, बचे हुए कलर उसको इन दोनों के बीच में दिखेंगे। यानी कि पहले वाले का रेड कलर और दूसरे वाले का वॉयलेट कलर मिला के इनको रेनबो दिख रहा था। समझना बात को, पहले वाले का रेड कलर और दूसरे वाले का वॉयलेट कलर मिला के इनको रेनबो दिखा रहा है। किनको, हम लोगों को। ये वॉयलेट चला गया, ये भी रेड कलर चला गया, पहले वाले का रेड कलर और दूसरे वाले का वॉयलेट कलर, इन दोनों ने आपस में क्या किया, कोऑर्डिनेशन किया। इन दोनों ने आपस में क्या किया, कोऑर्डिनेशन किया और एक रेनबो का फॉर्मेशन किया। तो जब आप यहां खड़े हो तो आपने देखा होगा सबसे ऊपर रेड कलर दिखता है किसी भी रेनबो में, ये दिखाऊंगे इसमें, सबसे ऊपर तुम्हें रेड कलर दिखता है और सबसे नीचे तुम्हें वॉयलेट कलर दिखता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन कि सबसे ऊपर जो है वो पहले वाले ड्रॉपलेट का रेड कलर दिख रहा था और सबसे नीचे जो वॉयलेट कलर दिखता है वो सेकंड वाले के वॉयलेट कलर दिख रहा था हम लोगों को। ठीक है, समझे ना, सेकंड वाले का वॉयलेट कलर और पहले वाले का रेड कलर मिलकर एक रेनबो बनाते हैं। तो अभी तक की कहानी में आप एक सिंगल ड्रॉप से काम कर रहे थे, बट क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऐसे सिंगल ड्रॉप नहीं होते हैं, ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो जब ये बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं तो फिर ये साथ में कैसे काम करेंगे, तो वो साथ में ऐसे काम करते हैं। समझे, तो इसको समझना थोड़ा सा। फिगर एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रेनबो। आपने देखा कि रेड लाइट फ्रॉम द ड्रॉप 1 एंड द वॉयलेट लाइट फ्रॉम द ड्रॉप 2 रीच द ऑब्जर्वर्स आई। तुम्हारी आंखों के पास जो है पहले का रेड आ रहा है, दूसरे का वॉयलेट आ रहा है, ये मिलकर रेनबो बनाते हैं इस टाइम पे। The violet from drop 1 and the red from drop 2 are directed at a level above or below the observer. ये जो है वो डायरेक्ट हो जाता है at a level of above or below the observer, यानी कि ये चीजें ऑब्जर्वर को नहीं दिखने वाली है ना। Thus the observer sees a rainbow with the red color on the top and the violet on the bottom. The primary rainbow is a result of three-step process, that is refraction, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये जो रेनबो मिला आपको, ये जो प्राइमरी रेनबो मिला है, अभी सेकेंडरी वाले पे भी आएंगे हम लोग। तो ये जो रेनबो आपको मिल रहा है बेसिकली इट्स अ 3-स्टेप प्रोसेस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन। तो वो वाली बात भी अभी बताएंगे तुम लोगों को, थोड़ा सा सब्र कर लो। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, जो भी रेनबो आपको दिख रहा है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे ड्रॉप्स हैं, तो मैंने बोला यार एक ड्रॉप से काम नहीं चलेगा, 2 ड्रॉप लेके आओ। 2 ड्रॉप से मैं समझा देता हूं क्या होता है। तो सेम प्रोसेस जो पहले ड्रॉप में हुई, सेम प्रोसेस दूसरे ड्रॉप में भी हुई। ठीक है, अब हुआ यूं कि जो ऑब्जर्वर की आंख थी, जो ऑब्जर्वर की जो आई थी, वहां तक सिर्फ पहले वाले का रेड कलर और दूसरे वाले का वॉयलेट कलर ही आ रहा था। तो ऑब्जर्वर की आंख के पास ऊपर रेड कलर आया, नीचे वॉयलेट कलर आया, इसलिए तुम लोगों को जो रेनबो दिखता है उसमें ऊपर रेड कलर दिखता है और नीचे की तरफ वॉयलेट कलर दिखता है। ये वाला रीजन है। ये जो वॉयलेट कलर है प्राइमरी का और जो रेड कलर है सेकंड वाले का, ये आपके लेवल से ऊपर चले जाते हैं, ये लेवल से नीचे चले जाते हैं। तो भाई तुम्हारे यहां पे सिर्फ यहीं पे आंखें हैं ना, और जगह तो आंखें नहीं है तुम्हारी। तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही आंखें हैं और तुम्हारी आंखों तक सिर्फ इसका पहले का रेड कलर और दूसरे का वॉयलेट आ रहा है, तो तुम सिर्फ वही देखोगे। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें आस पड़ोस में क्या हो रहा है वहां नहीं दिखेगा। हाँ, तुम्हारी आंख अगर यहां होती, तुम्हारी अगर एक आंख यहां पे भी होती, मान लो ये कोई आदमी है, समझ रहे हो ना तुम लोग बात को, समझ जाओ भाई, ये कोई आदमी है यहां पे। ठीक है, अब हुआ यूं कि इसकी आंख तक तो सिर्फ यही पहुंची थी, ये वाला इसके ऊपर से चली गई, ये वाली जो है वो नीचे जाके चली जाती है। तो इसको ये बची हुई लाइट रे नहीं दिख रही। पहले का जो वॉयलेट कलर है वो नहीं दिखेगा, दूसरे का रेड कलर इसको नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी आंखों तक तो सिर्फ पहले का रेड और दूसरे का वॉयलेट ही आ रहा था। इसलिए उसके लिए जो रेनबो होता है उसमें सबसे ऊपर रेड कलर होता है और सबसे नीचे वॉयलेट कलर होता है। तो यहां पे ऐसे वाले फॉर्मेशन चलते हैं। ये तो समझते हो ना तुम लोग। बढ़े क्या आगे, देखो भाई थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन के लिए है नहीं यहां पे। तो पॉइंट समझना इसको जरा ध्यान से। When a light ray undergoes 2 internal reflection inside a rainbow instead of 1 as in the primary rainbow, a secondary rainbow is formed as shown in figure. भाई इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। अगर सपोज करो कुछ ऐसे सिनेरियो बन जाए कि जो सनलाइट से लाइट आ रही है वो यहां पे गई, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद पहला रिफ्लेक्शन यहां पे हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां पे हुआ और उसके बाद रिफ्रैक्शन हो गया यहां पे।
सेकेंडरी रेनबो बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हुआ, सनलाइट यहां से आई, आने के बाद सबसे पहले रिफ्रैक्शन हो गया, फिर रिफ्लेक्शन, टीआईआर वाली बातें हैं, फिर टीआईआर वाली बातें, फिर रिफ्रैक्शन होके नीचे आ गई। सेकेंड ड्रॉपलेट से क्या हुआ, लाइट रे आई, रिफ्रैक्शन हुआ, टीआईआर हो गया, टीआईआर हो गया, फिर से यहां पे आके रिफ्रैक्शन हो गया। ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारे पास एक सेकेंडरी रेनबो का भी फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस है। ऐसे तो है नहीं कि आप जो बना रहे हो वो तो एक सिंगल रे है। जब आपके पास लाइट आती है उसमें ऐसी बहुत सारी रेज है यार, जब लाइट आपके पास आती है उनमें ऐसी बहुत सारी रेज है। सो क्या होता है बेसिकली, ऐसा तो है नहीं कि सर सारी की सारी रेज ये पैटर्न फॉलो करके जाएगी। ऐसा तो जरूरी नहीं ना कि सारी की सारी रेज आपके पुराने वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेगी। कुछ रेज ऐसी भी तो हो सकती है जो इस पैटर्न को फॉलो कर ले। तो जब एक लाइट यहां पे आ रही है तो बेसिकली उस लाइट में से बहुत सारी रेज है। तो बीम ऑफ लाइट जब आती है, एक बीम ऑफ लाइट बोलते हैं उसको, जिसमें ऐसी बहुत सारी रेज होती है। तो कुछ रेज ये पैटर्न फॉलो करती है कि रिफ्रैक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन हो गया। कुछ रेज ये पैटर्न फॉलो कर रही है। कुछ रेज हो सकता है ऐसे चल जाए, यहां से आई, टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां से बाहर आ रही है। तो कुछ रेज पहला पैटर्न फॉलो कर रही है, कुछ रेज सेकेंडरी पैटर्न को फॉलो करती है। तो जो रेज सेकेंडरी पैटर्न को फॉलो कर रही है, जो रेज ये वाले पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये एक और रेनबो बना देती है, नोन एज द सेकेंडरी रेनबो। तो यहां पे सेकेंडरी रेनबो में क्या होगा, लाइट आएगी, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा और फिर रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको एक सेकेंडरी रेनबो भी दिखने की संभावना होती है। कभी कभार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपको दो दो रेनबो दिखते हैं, है ना, ऐसी चीजें ऑब्जर्व की है कभी कभार। तो ये वो वाली बातें हैं यहां पे। अब ये सेकेंडरी रेनबो क्यों दिखा, कैसे दिखा, उसकी सारी प्रोसेस यहां पे डायग्राम में बना दी है। तो इसके लिए लिख देना सेकेंडरी रेनबो के लिए, व्हेन लाइट रे अंडरगोस टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस। देखा, दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है, कहां कहां हुआ है, पहला रिफ्लेक्शन यहां हुआ, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां पे हुआ। इनसाइड अ रेन ड्रॉप इंस्टेड ऑफ वन एज इन द प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में तो एक बार ही रिफ्लेक्शन हुआ था, यहां पे दो बार हो गया रिफ्लेक्शन। तो एक सेकेंडरी रेनबो फॉर्म हो जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। इट इज ड्यू टू द 4 स्टेप प्रोसेस। यहां पे 4 स्टेप प्रोसेस हो रहा है क्योंकि बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है यहां पे। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड एज द सेकेंड रिफ्लेक्शन एंड hence the secondary rainbow is fainter than the primary rainbow। इसी वजह से जो सेकेंडरी रेनबो आपको दिखता है वो प्राइमरी रेनबो से थोड़ा सा फेंटर यानी कि फीका होता है। फीका मतलब उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है ना, धुंधला धुंधला सा या हल्का सा दिखता है आपको, है ना। प्राइमरी रेनबो एकदम मस्त दिखेगा तुम लोगों को, ठीक है। सो प्राइमरी रेनबो तो एकदम मस्त दिखेगा, लेकिन सेकेंडरी रेनबो थोड़ा सा आपको धुंधला सा दिखेगा। धुंधला मतलब क्लियर विजिबल नहीं, क्लियरिटी नहीं रहती उसमें इतनी ज्यादा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेचारे के पास दो दो बार रिफ्लेक्शन हो गया है, ठीक है, और दो दो बार रिफ्रैक्शन हो गया है, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। पहले वाले रेनबो में क्या था, पहले वाले रेनबो में ऐसी दिक्कत ही नहीं थी सर, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हो गया, है ना, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाहर निकल गई फिर लेट। लेकिन यहां पे दो दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, दो दो बार रिफ्लेक्शन हो गया, बेचारे की इंटेंसिटी कम हो गई, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी रेनबो आपको मिलता है वो कैसा मिलता है, फीका फीका सा मिलता है सर। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख रहे हो जब आप ऑब्जर्वर यहां पे है तो ऑब्जर्वर के पास पहली ड्रॉप से, ये तो पहला ड्रॉप हो गया, ये दूसरा ड्रॉप हो गया। पहले ड्रॉप का वॉयलेट कलर आता है, दूसरे ड्रॉप का रेड कलर आता है। तो देख रहे हो यहां पे भी दोनों ड्रॉप ने मिलकर काम किया, दोनों ड्रॉप्स ने मिलकर क्या किया है, काम किया है, रेनबो को बनाया है। तो पहले ड्रॉप का तो वॉयलेट कलर और दूसरे ड्रॉप का रेड कलर यहां पे आते हैं और एक रेनबो का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो भाई क्या हुआ यहां पे, रेड कलर अबव द लेवल, वॉयलेट कलर बिलो द लेवल, निकल गए। रेड कलर अबव द लेवल निकल गया इसके और वॉयलेट कलर बिलो द लेवल निकल गया। तो ये चीजें ऑब्जर्वेशन में नहीं आती। और आप देख रहे हो कि प्राइमरी रेनबो में, प्राइमरी वाले रेनबो में क्या हुआ था, प्राइमरी रेनबो में सर सबसे ऊपर था रेड कलर और सबसे नीचे था वॉयलेट कलर। लेकिन यहां पे जब आप सेकेंडरी रेनबो में आ रहे हो देन यू विल कम टू नो कि सेकेंडरी रेनबो में आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो है वॉयलेट कलर और नीचे जो दिख रहा है वो है रेड कलर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट कि सेकेंडरी रेनबो
पहली बात तो आपको फीका सा दिखेगा, फीका मतलब यह है कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। दूसरी बात, सेकेंडरी रेनबो में वॉयलेट कलर ऊपर मिलेगा, रेड कलर नीचे मिलेगा। तो जनरली जो आपको दिखता है वो होता है प्राइमरी रेनबो, जो आपको दिखता है ना अक्सर वो है प्राइमरी रेनबो। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको सेकेंडरी रेनबो भी दिख जाए, पर सेकेंडरी रेनबो के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। सेकेंडरी रेनबो के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए तो हो सकता है, यानी कि सेकेंडरी रेनबो में 2 बार रिफ्लेक्शन होगा। तो सेकेंडरी रेनबो तभी मिलेगा जब यहां पे 2 बार रिफ्लेक्शन हो जाए। तो प्राइमरी में तो सिर्फ 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद रेनबो का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां पे 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, इसलिए आपको फेंटर दिखता है थोड़ा सा। तो ये स्टेटमेंट सारे सेकेंडरी रेनबो के लिए है। आप हेडिंग डाल लो सेकेंडरी रेनबो, ये डायग्राम बनाना जरूरी है। जो बातें मैंने यहां पे लाइन मार्क की है वो इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम्हें ये वाली बातें लिखनी है तो ये भी लिख लो, जल्दी करो फिर हम आगे बढ़ते। कर लिया नोट? चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ये रेनबो की कहानी मैंने बोला था थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी में जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है वो मैंने सारी मार्क करवा दी है। डायग्राम देख लेना है भाई तुम लोग, है ना, थोड़े से ऐसे सीरियसली ले लेना डायग्राम्स को। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर तुम अपने एग्जाम्स में डायग्राम वगैरह अच्छे से दिखाओगे, हालांकि अगर वो ऑब्जेक्टिव हो गया वो अलग बात है, मैं ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्टिव की बातें कर रहा हूं। तो अगर ऐसे डायग्राम वाली बातें आती है तो डायग्राम जरूर बनाया करो, उसको एग्जामिनर को पसंद आती है डायग्राम बहुत ज्यादा, अपने को भी तो अच्छा लगता है ऐसे, है ना। एक ऐसी बुक तुम्हें दे दी जाए जिसमें कोई डायग्राम नहीं हो, कोई भी फिगर वगैरह कुछ नहीं हो, तुम पढ़ना पसंद करोगे क्या उसको? नहीं ना। तो वैसे ही तो भाई तुम्हें भी तो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखो। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है जो कि सनलाइट से रिलेटेड है, नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट में स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अक्सर एक सवाल पूछा जाता है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना, उसका आंसर यही है। तो बोला गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है भाई? स्कैटरिंग जैसे कि जैसा नाम जैसा काम, फैल जाती है, यहां पे स्कैटर हो गई, है ना, फैल गई। तो एक सनलाइट ट्रैवल करती है थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो उसका क्या हो जाता है? स्कैटरिंग हो जाता है, चेंज इन इट्स डायरेक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, एक सनलाइट जो है जब वो ट्रैवल करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से तो स्कैटर हो जाती है, यानी कि अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। अभी ये क्यों हुआ? बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। ऐसा होता है ना कभी कभार, तुमने देखा होगा कैरम बोर्ड खेलते हो, कैरम बोर्ड में कैसा होता है, गोटी से दूसरी को स्ट्राइक करते हो तो वो गोटी जाके टकराती है और उसको फैला देती है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है फिर, है ना। या फिर तुमने देखा होगा पूल खेलते हो, कभी तुमने खेला होगा, देखा तो जरूर होगा, वो पिक्चरों में दिखाते हैं, वो डंडी से ऐसे करके खेलते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, एक बॉल को वो स्ट्राइक करते हैं, फिर वो बॉल आगे जाती है, दूसरी बॉल से टकराती है, टकराने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। बेचारी लाइट के साथ भी यही बात थी। लाइट बढ़िया मस्ती से आ रही थी, सन से आई, स्पेस में कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करी, बोला बढ़िया हम तो अर्थ पे जा रहे हैं, और जाते जाते क्या हुआ, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स थे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स थे, जिनके कारण वहां पे उसका क्या हुआ, उनसे टकरा गई, टकराने की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। दैट्स कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Light of shorter wavelength is scattered much more than the light of the longer wavelength. जिसका वेवलेंथ छोटा है वो ज्यादा स्कैटर होता है, और जिसका वेवलेंथ बड़ा है वो कम स्कैटर हुआ। तो बड़ा वेवलेंथ वाला तो रेड कलर है, छोटे वेवलेंथ वाला तो ब्लू कलर है, या फिर मैं बोलूं वॉयलेट कलर है। होता तो वॉयलेट कलर है, लेकिन ठीक है हम कंसीडर कर लेते हैं यहां पे ब्लू है। The amount of scattering is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज द रेले स्कैटरिंग, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जो भी अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग हो रही है, इंटेंसिटी से भी कंसीडर करते हैं कुछ लोग इसको, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम, जिसका वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग उतनी ज्यादा। तो भाई ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, और इसी वजह से क्योंकि पूरे जगह पे ब्लू कलर स्कैटर हो गया, फैल गया हर जगह, तो क्या हुआ, आपको आसमान जो है वो ब्लू कलर का दिख जाता है। फिर अभी आगे चल के मैं इसमें भी बताऊंगा कि जो वेवलेंथ है ना, मतलब जो स्कैटरिंग वाला पार्ट है ना, वो भी डिपेंड करता है कि जिस पार्टिकल से, एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स है ना, उनसे टकराने की वजह से तो स्कैटरिंग हुआ। तो जिस पार्टिकल से इनका जो कोलिशन होता है उसके साइज पे भी पिक्चर डिपेंड करती है, अभी आएंगे आगे उस पार्ट पे भी। तो हेंस द ब्लूइश कलर predominates in a clear sky since blue has a shorter wavelength than the red and is scattered much more strongly. ठीक है, तो ब्लू का वेवलेंथ जो है वो रेड के वेवलेंथ से कम होता है,
जिसके कारण हमें ब्लू कलर ज्यादा दिखता है. इनफैक्ट द वॉयलेट गेट स्कैटर्ड इवन मोर देन द ब्लू, क्योंकि वॉयलेट का कलर वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग तो वॉयलेट कलर की होती है, बट फिर ब्लू की दिखता है. तो भाई वॉयलेट जो है वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, लेकिन फिर भी ब्लू दिखता है, हैविंग अ शॉर्टर वेवलेंथ, बट सिंस आवर आईज आर मोर सेंसिटिव टू द ब्लू देन द वॉयलेट, दैट्स व्हाई वी सी द स्काई ब्लू. हम लोगों की जो आंखें हैं वो सेंसिटिव है ब्लू कलर के लिए. हम लोग थोड़ा इसी टाइप के हैं कि, है ना. अब देखो यार, ब्लू में भी तो तीन तीन कलर आ गए ना यहाँ पे. विबग्योर में देखोगे तो ब्लू भी तो तीन टाइप के आ रहे, एक तो वॉयलेट, इंडिगो और फिर ब्लू. तो यहां पे तीनों ही कुछ इस प्रकार से जिनके वेवलेंथ कम है, तो इनकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी. बट क्योंकि हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव ब्लू कलर के लिए है, इसलिए हम लोगों को जो आसमान है वो ब्लू कलर का दिखता है. इतनी सी बात है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में. ठीक है, समझते हो ना. तो कोई तुमसे पूछ ले व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द व्हाइट लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, है ना. एटमॉस्फेयर में एंटर करी लाइट ने, लाइट जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स होते हैं, उनसे लाइट टकरा जाती है, टकराने की वजह से स्कैटरिंग हो जाती है, और हमें स्काई ब्लू कलर के दिखते हैं. रेड कलर का भी तो दिखता है. क्या हमेशा ब्लू कलर का दिखता है सिर्फ? सर कभी कभार हमें स्काई जो है रेड कलर का दिखता है. यूजुअली सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे रेड कलर का स्काई हमें दिखता है, यानी कि उस टाइम पे रेड कलर की ज्यादा स्कैटरिंग हो रही होगी. बट वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? रेड कलर की स्कैटरिंग ज्यादा कैसे हो सकती है? भाई समझो क्या है बात. ये वो केस कंसीडर करते हैं जब सन हमारे ऊपर होता है. तुम्हें पता है ना, सनराइज ऐसे जाता है ना पूरा. हाँ, तो यहां से होगा, मान लो ऊपर गया और ये ऐसे आ जाता है. 12 बजे के करीब सर के ऊपर होता अपने सन. तो जब दिन का टाइम होता है तो सन होता है ऊपर, यानी कि सरफेस तक आने के लिए उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना. अरे समझो यार, तुम ऊपर का मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग. यार ये सन होता है और तुम्हारी अर्थ की सरफेस ये है, तो तुम यहां पे होते हो उस टाइम पे, इसलिए तुम्हारे ऊपर हुआ ये सन, है ना. अरे हाँ ना, ऊपर होने का मतलब यही है कि सन यहां पे, तो तुम इधर ऐसे हो, तो इसलिए सन तुम्हारे ऊपर है. इस टाइम पे सन को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है तुम्हारे तक आने के लिए. सन की लाइट को तुम्हारे तक आने के लिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए यहां पे स्कैटरिंग वाला इफेक्ट ब्लू कलर का ज्यादा दिखता है. लेकिन जैसे ही तुम घूमते घूमते यहां पे पहुंच गए, तो सन की लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है. तो ड्यूरिंग दिस डिस्टेंस, एटमॉस्फेयर में इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो सारी ऑलमोस्ट स्कैटर्ड हो चुकी होती है. तो जो लाइट तुम्हारे तक पहुंचती है वो होती है रेड कलर की. इसलिए तुमने देखा होगा कि जनरली आपको जो सन है वो सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेडिश कलर का दिखता है. वो ये वाली रीजन है इसका. ठीक है, आएंगे इस पे भी, आएंगे अभी इस पे, पर अभी फिलहाल बस मैं समझाना चाहता था कि स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है. देखो यार, ये क्लास 10th का टॉपिक है, तुम पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 10th में, इसलिए मैं ज्यादा इस पे ऐसा वो बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं. ठीक है, मैं जानता हूं तुम लोगों को पता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो वैसे भी. तो ये बस एक बार बताने के लिए कि हाँ यार ये भी है चीजें, तो इनको तुम थोड़ा सा देख लेना. बाकी तुम तो समझदार हो ही सी फिर, है ना. बिल्कुल परम ज्ञान तो तुम्हारे पास ही है सब कुछ. सो लाइट यहां पे इंपॉर्टेंट बात है. अब ये थोड़ा हमारी सीनियर वाली बातें आ गई, सीनियर वाली बातें ध्यान से सुनना. Large particles like dust and water droplets present in the atmosphere behaves differently. ध्यान से सुनो इसको. The relevant quantity here is the relative size of the wavelength of light and the scatterer. देखो भाई, यहां पे कंपैरिजन किस किस के बीच में चल रहा है? कंपैरिजन चल रहा है वेवलेंथ ऑफ लाइट और स्कैटरर. स्कैटरर यानी कि वो पार्टिकल जिनसे स्कैटरिंग हो रही है. सो यहां पे रेलिवेंट क्वांटिटी जिनके बीच में कंपैरिजन चल रहा है वो है वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड द स्कैटरर. स्कैटरर का साइज, यानी कि जो पार्टिकल्स है ना एटमॉस्फेयर में, डस्ट और वाटर ड्रॉपलेट्स, ये एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं. एटमॉस्फेयर में डस्ट भी है, वाटर ड्रॉपलेट्स भी है. तो ये बेसिकली क्या है, डस्ट या फिर जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उनके साइज से लाइट की वेवलेंथ का कंपैरिजन करते हैं. अगर ध्यान से सुना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहां से पेन का कलर चेंज कर देता हूं ऑर्डर टू शो कि ये इंपॉर्टेंट है. अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से बहुत छोटा है तो रेले स्कैटरिंग को आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं. अगर पार्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ से छोटा है, बहुत छोटा है, तो बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे थे. स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
लैम्डा का पावर 4, ये बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अगर बाय चांस मान लीजिए कि अगर साइज ऑफ द पार्टिकल, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो यहां पे क्या होगा, ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा। अब ऐसे केसेस कहां पॉसिबल हो सकते हैं जहां पे पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से बड़ा हो जाए? सो पार्टिकल के साइज बड़े होते हैं रेन ड्रॉप में, लार्ज डस्ट एयर, या फिर आइस पार्टिकल्स आपने देखे होंगे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, आपने देखे भी कहाँ होंगे, है ना, आप तो देख ही नहीं सकते, नॉर्मल आइस से इन चीजों को नहीं दे पाते। तो ये बड़े पार्टिकल्स है, ठीक है, इनके जो साइज होता है वो लाइट के उस वेवलेंथ से ज्यादा होता है, तो वहां पे ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, फिर वहां पे ये रिलेशन वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसको यहां पे भी लिख लेना, इफ ए इज लेस देन लैम्डा, तो ये रिलेशन वैलिड है, बट इफ ए इज ग्रेटर देन लैम्डा तो रिलेशन वैलिड नहीं रहेगा। कौन सा वाला? ये वाला रिलेस, जो स्कैटरिंग वाला रिलेशन है, ठीक है, वो चीज। तो इस केस में सारे के सारे वेवलेंथ जो है वो बराबरी से स्कैटर्ड होते हैं। अगर ऐसा केस आ गया ना यहां पे, तो ऑल वेवलेंथ स्कैटर्ड इक्वली, और अगर सारी की सारी वेवलेंथ बराबरी से स्कैटर हो रही है तो हमें कोई भी कलर नहीं दिखेगा, तो हमें जो दिखता है सिर्फ व्हाइट कलर दिखता है उस टाइम पे। जो कलर ज्यादा स्कैटर्ड होगा, जो कलर ज्यादा स्कैटर्ड होगा, हमें सराउंडिंग उस कलर का दिखेगा। लेकिन अगर सारे कलर्स एक साथ स्कैटर्ड हो रहे हैं तो हमें कुछ नहीं दिखेगा सिवाय व्हाइट कलर के, ठीक है। और यही वजह है, क्योंकि तुमने देखा होगा यहां पे बिग पार्टिकल्स यानी कि लार्ज स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट्स में कौन कौन है? रेन ड्रॉप, लार्ज डस्ट या फिर आइस पार्टिकल्स। तो ये बड़े वाले पार्टिकल्स है, ये बड़े वाले हमारे स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये वाले ऑब्जेक्ट्स आपको क्लाउड में मिल सकते हैं, रेन ड्रॉप्स वगैरह। इसी वजह से आपने जब क्लाउड्स को देखा होगा आपको उनका व्हाइट कलर दिखता है। वो क्यों नहीं ब्लू कलर के दिखते हम लोगों को? क्लाउड्स हमें व्हाइट कलर के क्यों दिखते हैं? क्लाउड्स हमें ब्लू कलर के या फिर किसी और कलर के क्यों नहीं दिखते? क्योंकि क्लाउड्स में जो पार्टिकल्स है ना, उनका जो साइज है ना, वो वेवलेंथ से बड़े हैं। वो पार्टिकल्स वो क्या है? वेवलेंथ से बड़े हैं। अब अगर वो वेवलेंथ से बड़े हैं तो यहां पे सारे कलर्स का इक्वल स्कैटरिंग हो रहा है। सारे कलर्स का अगर इक्वली स्कैटरिंग होता है तो कोई एक इंडिविजुअल कलर हमें नहीं दिखता है, हमें दिखता है व्हाइट कलर। इसलिए क्लाउड्स जो है आपको व्हाइट कलर दिखते हैं, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है आपको फिर, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। जैसे स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है तो उसके लिए रीजन क्या है, क्लाउड आपको व्हाइट कलर के दिख रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। तो अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से कम है तो फिर यहां पे रेलेस स्कैटरिंग को आप अप्लाई कर सकते हो। रेलेस की स्कैटरिंग की जो इक्वेशन थी वो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज वेवलेंथ से बड़ा हो जाए तो रेलेस स्कैटरिंग को अप्लाई नहीं कर सकते। और यहां पे सारी की सारी वेवलेंथ यानी कि सारे के सारे कलर्स का इक्वली स्कैटरिंग होगा, जिसके कारण हमें सिर्फ व्हाइट कलर दिखता है। तो ये इसका एग्जांपल क्लाउड्स में हो जाएगा। दस क्लाउड्स विच हैव ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विद साइज ग्रेटर देन द लैम्डा यानी कि वेवलेंथ आर जनरली व्हाइट। यही वजह है कि क्लाउड्स हमें व्हाइट कलर के भी दिखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लाइन मार्क्स की है वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बोल देना कि अगर यहां पे पार्टिकल का साइज छोटा है वेवलेंथ से तो रेले स्कैटरिंग एप्लीकेबल है, पार्टिकल साइज अगर बड़ा है वेवलेंथ से तो रेले स्कैटरिंग एप्लीकेबल नहीं है। और यहां पे ऐसे केस में क्या होता है, सारे वेवलेंथ का इक्वली स्कैटरिंग होता है, जिसकी वजह से हमें व्हाइट कलर ही दिखता है। फिर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहो इसके तो एग्जाम्पल में क्लाउड्स लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना है तो क्लाउड्स का लिख सकते हो एग्जाम्पल यहां पे आप। कर लिया सभी ने नोट? बढ़े आगे? पक्का? चलो भाई, एक आखिरी सवाल जो तुमसे पूछा जाता है कि सनसेट और सनराइज के दौरान आपको सन जो है वो लाल रंग का दिखता है। तो भाई वही बात है, एट सनसेट और सनराइज द सनरेज हैव टू पास थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, जिसके कारण ज्यादातर ब्लू कलर जो है या फिर जो छोटे वेवलेंथ वाले कलर जो हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं बाय स्कैटरिंग। वो रिमूव्ड हो गए बाय स्कैटरिंग।
तो यहां पे जो स्कैटर्ड कम हुआ कौन है, वो रेड कलर। जो सबसे कम स्कैटर हुआ है वो है रेड कलर, वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसीलिए सन जो है हमें रेडिश कलर का दिखता है ड्यूरिंग द सनराइज एंड द सनसेट। तो ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल है, जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं। अगर मान लो यहां पे सन है और यहां पे अर्थ है, तो एक आदमी तो यहां खड़ा था, तो यहां पे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, लेकिन एक आदमी अगर यहां खड़ा है तो सन को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के दौरान ज्यादा कलर्स, छोटे वेवलेंथ वाले कलर्स स्कैटर्ड हो जाते हैं। यहां पे तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना था, तो यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो स्कैटर्ड हुआ हमें वो दिख गया। तो यहां पे जो स्कैटर्ड हुआ वो ब्लू कलर था, तो हमें वो आसमान ब्लू कलर का दिख रहा था। लेकिन जब वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो ब्लू कलर हो गया, वॉयलेट हो गया, ये सारे कलर जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो बचा कौन फिर, रेड कलर, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सबसे लीस्ट स्कैटरिंग रेड कलर में होती है। तो ये रेड कलर बचता है जो हमारी आंखों तक आता है, इसलिए हम लोगों को ये सन जो है रेडिश शेड में दिखता है या फिर रेडिश कलर का दिखता है। समझे बात को? तो एक सवाल आखिरी वाला है जो तुमसे पूछा जाता है कि व्हाई द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनसेट और द सनराइज। तो सनसेट और सनराइज के दौरान जो सन है वो रेड कलर का क्यों दिखता है? तो भाई तुम एक काम करना, ये डायग्राम बना देना उसमें, और ये जो लाइनें मैंने मार्क करवाई है ये तुम नोट कर लेना, तो तुम्हारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूं समझ आई होगी। तो रेनबो का फॉर्मेशन वो मैं बता चुका हूं, उसके अलावा स्कैटरिंग ऑफ लाइट में स्काई ब्लू कलर का क्यों अपीयर होता है, सनराइज और सनसेट के दौरान रेडिश कलर का क्यों दिखता है सन हमें, या फिर क्लाउड्स जो हैं वो व्हाइट कलर के क्यों होते हैं, उन सबके जवाब यहीं पे थे। तो अगर तुम्हें कोई भी समस्या है वीडियो को दोबारा जरूर देखो, ये जो भी बातें यहां पे लिखी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उनको जरा सीरियसली कंसीडर कर लेना। ठीक है, पक्का? और इसी के साथ हमारा ये एक पार्ट रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाता है। अब बचा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि हम अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन में जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है वो तुम सबको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखो, क्योंकि वहां मैं तुम्हारे समाधान जरूर दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप लोग। अगर आपको लगता है कि नहीं यार सब मुझे ना वो टॉपिक में डाउट है, तो वीडियो को दोबारा जरूर देखो। और वीडियो को दोबारा देखने के लिए आप हमें वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज वेबसाइट पे ये वीडियो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी। हमने क्या किया, हर एक पार्ट के लिए एक प्लेलिस्ट यहां पे बना रखी है, तो हर एक कोर्स का एक प्लेलिस्ट यहां पे अवेलेबल है, और जब कभी भी आपको उस कोर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है, आप यहां पे आइए, उस वीडियो को देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। नॉट ओनली दिस कोर्स, बट यहां पे हर एक क्लास के लिए हर एक प्रकार का कोर्स है। सो ओवरऑल ये वेबसाइट नहीं, एक जादू का पिटारा है जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर उधर जाने से, भटकने से तो बेहतर है आप एक जगह पे आओ जहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट में मिलती है। एंड वन मोर थिंग जो आपको करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये सारे अपडेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस चीजों को मिस ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटा बजा है ना उसको बजा देना। ठीक है, सेशन को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधु के साथ, सखा सहेलियों के साथ। इस सेशन को शेयर कर दीजिए, उनको बताइए कि भाई यहाँ पे फिजिक्स में धमाल हो रहा है, क्योंकि वन शॉट रिवीजन, डेरिवेशंस वाला पार्ट और कॉन्सेप्चुअल वीडियो सब के सब यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको डेफिनेटली मिलती है अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हो, और अपने दोस्तों को बताना भी है ये सारी बातें। ठीक है, और सेशन को लाइक भी करना है यार, लाइक करोगे ना पक्का? हाँ, तो पसंद आ रहा है सेशन, मजा आ रहा है पढ़ने में, तो सेशन को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, सो ये तीनों काम बिफोर द एंडिंग ऑफ द सेशन फटाफट से कर दो, और अगला पार्ट हम जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का है वो अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।